हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज अंबिका सिंह, योर अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे अपने मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर, जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। यदि मैं बात करती हूँ इंग्लिश मीडियम की, तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12 सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। वहीं यदि मैं बात करूँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की, तो भाई क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी हमारे यहाँ फ्रीली अवेलेबल हैं। आप आराम से हमारे यहाँ से कोर्सेज देख सकते हैं। ई बुक्स या नोट्स का बेनिफिट लेना है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए और आराम से चेक कीजिए, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद चेक करना, राइट? क्लास छोड़ के नहीं जाना है आपको। और डियर स्टूडेंट, सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज तो हम कवर करते हैं, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। बस करना क्या है, चैनल से जुड़े रहना है सो दैट आपकी लर्निंग एनहांस हो सके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए आज हम एक ऐसी चीज डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपका पूरा चैप्टर एक बार में वो हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, एकदम प्रिपेयर हो जाएगा। तो आ जाइए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए काफी स्पेशल चीज आज लेकर आई हूँ। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं 11th की, जो 12th की जो कॉमर्स की सेना है, या 12th के जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए फाइनली आपको जिसका इंतजार हमेशा ही रहता है, क्योंकि चैप्टर तो खत्म हो गया, हमारा चैप्टर तो पूरा पढ़ लिया, क्वेश्चन भी हमने टॉपिक वाइज चैप्टर पढ़ा है, डिटेल में पढ़ लिया, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर लिए, एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन, फलानी फलानी दुनिया भर की सारी चीजें हमने कर ली हैं चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड। लेकिन आपको फिर भी इंतजार रहता है, मैडम रिवीजन करा दो, एक बार में ऐसा कुछ कर दो जादू कि सारा चैप्टर का रिवीजन हो जाए, क्योंकि मुझे मालूम है अकाउंट्स बहुत बड़ा आपका वो है, मतलब अकाउंट्स के हर चैप्टर आपके काफी लेंदी होते हैं, है ना? ऐसा तो नहीं 2-4 पेज का चैप्टर रहता है भाई, 2-4 पेज के तो हमारे क्वेश्चन ही नहीं होते, है कि नहीं? क्वेश्चन के जब सॉल्यूशन करने में बैठते हैं तो 2-4 पेज में तो सॉल्यूशन ही होते हैं हमारे। तो डोंट वरी, आई नो आपका जो चैप्टर्स होते हैं अकाउंट्स के काफी लेंदी बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, तो उनको एक बार में पढ़ना, एक बार में रिवाइज करना आपके लिए टफ होता होगा। सो इसीलिए इस चीज का सॉल्यूशन मैं लेकर आई हूँ। आपको कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करवाऊंगी मैं, लेकिन फिर भी 2 पार्ट्स में करवाना पड़ेगा, क्योंकि भाई बड़ा चैप्टर है। और आपको पता ही है कि अकाउंट्स में कंप्लीट चैप्टर रिवीजन जब तक पॉसिबल नहीं है, जब तक कि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना कर लें। तो मैं इस तरीके से आपके लिए चैप्टर का रिवीजन लेके आई हूँ 2 पार्ट्स में। दोनों पार्ट्स में आधे आधे कॉन्सेप्ट आपके रहेंगे, आधे इसमें आधे उसमें, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आधे यहाँ कराऊंगी, आधे पार्ट 2 में कराऊंगी। तो भाई दोनों पार्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आधे कॉन्सेप्ट इधर मिलेंगे, आधे पार्ट 2 में मिलेंगे, जो इसके जस्ट बाद या इसके बाद आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी पार्ट 1 देखो आराम से, कॉन्सेप्ट समझो, आधे कॉन्सेप्ट यहाँ समझो, फिर आधे क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपको पार्ट 2 देखना रहेगा इसी का, जिसमें रिमेनिंग कॉन्सेप्ट एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। राइट? समझ गए? सबको समझ आ गया? तो फिर आ जाइए फटाक से हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगी, रिवीजन करा रही हूँ पर टॉपिक सारे बताऊंगी, एक भी नहीं छोड़ूंगी भाई, रैपिड तरीके से फटाफट सारी चीजों को रिफ्रेश कर देंगे। इस उम्मीद से पढ़ाऊंगी कि आप लोगों ने इसके कंप्लीट वीडियोस देख लिए होंगे, है ना? क्योंकि भाई सारी चीजें एक्सप्लेनेशन में डिटेल में सब कुछ मैंने वहां पे पढ़ाया है। और भाई 12th क्लास है आपकी, रिस्क मत लो, सिर्फ रिवीजन देखने से कुछ नहीं होगा, पहले डिटेल वाला वीडियो देख लो। यदि देख लिए, सारी क्लासेस अटेंड करिए डिटेल वाली भी, तो फिर आपके लिए बढ़िया चीज है, फिर तो बढ़िया है। यहाँ से तो फिर आपको बहुत अच्छी एक वो हो जाएगा, आपका ब्रशअप हो जाएगा एकदम, सारे कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर लोगे। मैं सारी चीजें आपको ब्रीफ में सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगी अलॉन्ग विद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी। तो आ जाइए भैया, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है उसका जो नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जिसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पार्ट 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्या कर दो, अटेंडेंस लगा दो, लाइक शेयर कर दो भाई जल्दी से। सभी स्टूडेंट्स जितने भी मुझसे जुड़ चुके हैं, जल्दी से क्या कर दो भाई, लाइक शेयर का बटन दबा दो। एक इतना सा बस यूं टच करना होता है, ठीक है? जल्दी से लाइक शेयर कर दो, फिर हम स्टार्ट करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे 1 बाय 1। तो कर दिया क्या सभी ने लाइक शेयर? लगा दूं मैं कॉन्सेप्ट? तो फिर आ जाओ भाई देख लेते हैं। सबसे पहले तो भाई ये जरूरी है देखना कि इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं, और आज भी मैं आपको चैप्टर के रिवीजन में भी पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको आज क्या पढ़ाऊंगी, सबसे पहले तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको मीनिंग बताऊंगी। किसका मीनिंग? कि भाई रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि जो चेंज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उसका मतलब क्या है। फिर कैसे हम सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। उसके बाद जो गुडविल होती है उसकी कैसे हम अकाउंटिंग करते हैं वो पूरा हम इस चैप्टर में देखेंगे। देन हम क्या देखेंगे, कुछ एडजस्टमेंट देखेंगे, है ना? अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये वाला एडजस्टमेंट देखेंगे, जहां पे हम देखेंगे जनरल रिजर्व होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या चीजें होती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में
क्या सारी चेंजेस होते हैं, क्या एडजस्टमेंट होते हैं, कैसे हम इनका ट्रीटमेंट करते हैं, क्या इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कौन से अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो पूरा मैं आपको यहाँ पे पूरा पढ़ाऊंगी और क्वेश्चंस भी कराऊंगी एक्सरसाइज वाले। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक के जो टॉपिक है ये पार्ट 1 में मैं आपके यहाँ पे ही कवर कराऊंगी। ये जो पार्ट 1 है ना, यहाँ तक के टॉपिक पार्ट 1 में मैं आज मतलब इसी पार्ट में कवर करा दूंगी, और अलॉन्ग विद एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करेंगे। जो यहाँ तक टॉपिक कवर हो जाएंगे वहां तक के टॉपिक के हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे पार्ट 1 में। फिर पार्ट 2 में मैं आपको क्या बताऊंगी, पार्ट 2 में मैं आपको ये बताऊंगी अकाउंटिंग ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये बताने वाली हूँ पार्ट 2 में। फिर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगी, राइट। देन प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म कैसे बनती है, वो टॉपिक हम पूरा देखेंगे। देन एट लास्ट हम क्या देखेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये जो आपके टॉपिक है यहां से ये आपके पार्ट 2 में कवर होंगे, ठीक है। ये टॉपिक्स आपके पार्ट 2 में कवर होंगे अलॉन्ग विद क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, सारी चीजें बताऊंगी। चलिए, तो पहला टॉपिक देख लें, शुरू करते हैं फटाफट से, रैपिड, एकदम रैपिड जोश में हम लोग सारी चीजें पढ़ लेंगे फटाफट से, आपको पता भी नहीं लगेगा और पूरा रिवीजन हो जाएगा। चलो, रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिफाइन करती है कुछ टर्म्स, रिलेशन अमंग द पार्टनर्स, एंड व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द पार्टनरशिप फर्म, अ चेंज इन द टर्म ऑफ एग्रीमेंट, इट रिजल्ट इनटू रिकॉन्स्टिट्यूशन। का मतलब, शब्द का मतलब क्या है कि देखो, पार्टनरशिप फर्म में कुछ एग्रीमेंट होते हैं, पार्टनर्स आपस में कुछ डिसाइड करते हैं, यदि जो उन्होंने आपस में डिसाइड किया उसको यदि वो बदल के कुछ नए डिसीजन ला रहे हैं, कुछ नया एग्रीमेंट ला रहे हैं, तो वो प्रोसेस जो हो रही है, पुराने एग्रीमेंट से जब आप न्यू एग्रीमेंट की तरफ आते हो तो आप क्या कहते हो, उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हो, कि फर्म क्या हो रही है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, ठीक है। या फिर यदि आप चेंज कर रहे हो, पुराना कोई आपका एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट था, कोई ऐसा जो पुराना आपके बीच में एग्रीमेंट था, आप उसको बदल रहे हो, उसमें चेंजेस कर रहे हो, तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, पुराना एग्रीमेंट खत्म और नया एग्रीमेंट आ जाएगा, है ना। पुराना एग्रीमेंट आपका एंड हो जाएगा और न्यू आपका जो एग्रीमेंट है वो एग्जिस्ट करने लगेगा, वो वापस से वो आ जाएगा, और आपकी फर्म जो है वो चलती रहेगी, फर्म को कोई इफेक्ट नहीं होगा, फर्म चलती रहेगी, बस एग्रीमेंट बदल जाएगा, पुराने से नया एग्रीमेंट बन जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। क्लियर, ठीक है। फिर आ जाओ अगले पे। अगला क्या है, फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट, अ फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑन, कब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, तो जब आप अपने बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल रहे हो। पहले सोचा था भाई बराबर सारा प्रॉफिट बांटेंगे, आप सोच रहे हो कि यार 3:2:5 के रेशो में बांटेंगे, या फिर पहले 3:5 के रेशो में बांटते थे, आप सोच रहे हो 4:8:10 के रेशो में बांटेंगे। तो ये जो आप कर रहे हो ना चेंज, ये इसके टाइम जब करते हो तो आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाओगे, कि भाई यदि चेंज हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो। या फिर कोई नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो, या फिर कोई पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, या किसी कारण से किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो आप बोलोगे कि फर्म जो है हमारी क्या हो रही है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। या फिर अमालगमेशन हो जाता है दो या दो से ज्यादा पार्टनरशिप फर्म का, दो अलग अलग पार्टनरशिप वाली फर्म थी, ये दोनों आपस में मिल रही हैं और एक नया बिजनेस कर रही हैं, मतलब वही बिजनेस को कंटिन्यू कर रही हैं, लेकिन दोनों मिलके एक तीसरी नई फर्म बना रही हैं, सो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज अमालगमेशन। ये आपकी सारी कंडीशंस है जिस टाइम पे आप बोलोगे कि हाँ क्या हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, क्योंकि भाई इन सब केसेस में एग्रीमेंट बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, है ना। अब मुझे बताओ, दो फर्म मिलके एक बन रही है तो भाई एग्रीमेंट बदलना पड़ेगा, कोई नया पार्टनर आ रहा है तो एग्रीमेंट बदलेगा, रिटायर हो रहा है तो एग्रीमेंट, तो जब भी एग्रीमेंट बदल रहा है, पुराने से नया एग्रीमेंट बन रहा है, इसका मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, सिंपल। सो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म ऑलवेज लीड टू चेंज, तो उस वजह से हमेशा कहाँ चेंज आते हैं, आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमेशा चेंज आता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल रहा है मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। क्लियर, चलो अब आगे आ जाओ। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब क्या है ना, इसका मतलब थोड़ा सा समझ लो कि जो आपके पार्टनर्स हैं उन्होंने जो एग्री किया होगा शेयर, प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने का जो उनका रेशो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा फ्रॉम द अर्लियर एग्रीड प्रॉफिट रेशो। एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग पार्टनर्स इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब पहले कुछ और रेशो में बांट रहे थे, अब कुछ और रेशो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब प्रॉफिट को किसी दूसरे नए शेयर में बांटेंगे। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, समझ गए, पहले कुछ और रेशो था अब कुछ और रेशो हो रहा है, वही आपका क्या कहला रहा है, चेंज इन पीएसआर, राइट। ओके,
देन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि एक पार्टनर को ज्यादा मिल रहा होगा और दूसरे वाले पार्टनर को कम मिल रहा होगा। ठीक है, ये लिखा है वन या मोर पार्टनर एक्वायर शेयर ऑफ द प्रॉफिट इन द बिजनेस फ्रॉम अनदर पार्टनर। एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर से क्या कर रहा होगा? शेयर ले रहा होगा, है ना। सपोज करो पहले पार्टनर थे, बराबर बराबर शेयर बांटते थे। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, फॉर एग्जाम्पल यदि पहले जो पार्टनर थे भाई वो सभी लोग ना 10-10 हजार प्रॉफिट बांटते थे, बराबर के हकदार थे ना, एक एक मतलब 1:1 उनका रेशो था। तो मान लो यदि 30,000 का प्रॉफिट है, 3 पार्टनर है और 30,000 का प्रॉफिट है, 3 पार्टनर है, तो तीनों ने 10-10 हजार बांट लिए, बराबर बांट लिए तीनों ने, क्योंकि ये लोग इक्वल प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे 1:1 के रेशो में। पर अब इन्होंने बोला हमें रेशो चेंज करना है, तो चेंज की वजह से क्या हुआ? पहले वाले जो पार्टनर था उसको मिला भाई 8,000, दूसरे वाले को एज इट इज ही मिला 10,000 और तीसरे वाले को मिला 12,000। ये इनका जब इन्होंने रेशो को चेंज किया तो इस हिसाब से प्रॉफिट मिला। तो अब इसमें क्या हुआ भाई? पहले वाले का कम हो गया, पहले 10 था अब उसका 8 हो गया, दूसरे वाले का वैसे ही है, तीसरे वाले का 10 था अब 12 हो गया, उसका बढ़ गया। तो ये कब हुआ? डिफरेंस कहाँ आ गया? यहाँ पे माइनस कितने हो गए? 2,000 माइनस हो गए और यहाँ पे प्लस 2,000 हो गए, है ना। यहाँ पे माइनस 10,000 में माइनस 2,000 हुए तो बेचारे के 8,000 हो गए, इसके 10,000 में से ऐड हो गए 2,000 तो इसके 12,000 हो गए। तो ये सेम अमाउंट पे हुआ ना, जब इसने अपने माइनस किए ना 2,000 तब जाके इसके 2,000 प्लस हुए, समझ रहे हो। जब इसने अपने 2,000 दिए तब जाके इसको 2,000 मिले, यदि ये नहीं देता तो फिर इसको भी नहीं मिलते। तो अमाउंट सेम है, 2,000 का ही डिफरेंस है, लेकिन कब? जब एक पार्टनर ने अपना क्या किया? अपने शेयर को कम किया, तब जाके दूसरे पार्टनर को मिला। तो इसने 2,000 कम किए इसलिए इसके 2,000 ऐड हो गए। क्लियर? तो यही होता है कि एक पार्टनर क्या करेगा? शेयर एक्वायर करेगा, प्रॉफिट में शेयर ज्यादा हो जाएगा एक का और दूसरे का कम हो जाएगा। क्लियर? Therefore, the aggregate of gain or profit by one partner is equal to the aggregate of the sacrifice or profit made by the other partner. अब यहाँ पे sacrifice किसने किया? sacrifice मतलब बेचारे को कम मिल रहा है, तो sacrifice इसने किया, इसको पहले 10 मिलता था अब 8 मिलने लगा, इसने 2,000 का sacrifice करा और इसको गेन हुआ ना, 10 मिलते थे अब इसको 12 मिल रहे तो इसको 2,000 का गेन हो गया। तो आप देख रहे हो दोनों का एग्रीगेट इक्वल है, ये सेक्रीफाइस है, ये भी 8 है, ये गेन है, ये भी 2 है, सेक्रीफाइस है, ये भी 2,000 है, गेन है, ये भी 2,000 है, तो दोनों बराबर हैं। ऐसा नहीं एक 3 है एक 5 है, ऐसा नहीं है भाई। जितना एक ने सेक्रीफाइस किया उसका सेक्रीफाइस अमाउंट किसी और को मिल गया, इसने अपना सेक्रीफाइस किया 2,000 तो इसको कितना मिला? 12,000 मिला। ठीक है, तो जितना सेक्रीफाइस होता है उतने का ही गेन होता है, दोनों वैल्यू बराबर होती है, इक्वल होती है, 2,000 दोनों इक्वल है। ठीक है, नाउ स्टेटिंग डिफरेंटली, इफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ वन पार्टनर इंक्रीजेस तो दूसरे पार्टनर का डिक्रीज होगा। जाहिर सी बात है, एक का इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे का डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, इसका 12,000 कब हुआ? जब इस बेचारे का 8,000 हुआ। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट योर चेंज इन पीएसआर। नाउ कौन कौन से एडजस्टमेंट करते हैं जब हम पीएसआर करते हैं? तो उस टाइम पे सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको अकाउंटिंग ऑफ गुडविल करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देखना है कि जो भी आपके रिजर्व्स ऑलरेडी बने हुए हैं या कोई ऐसा प्रॉफिट है, कोई ऐसा लॉस है जो अभी तक पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट देखने पड़ेंगे। उसके बाद आप क्या करोगे? असेट्स का रीवैल्यूएशन करोगे या फिर रीअसेसमेंट करोगे लाइबिलिटीज का, जिसके लिए आपको डिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, और फिर आप एडजस्टमेंट करोगे कैपिटल्स का। तो ये सारी चीजें हम कब करते हैं? जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं फर्म का या फिर चेंज कर रहे हैं हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को, तो ये सारे एडजस्टमेंट हम करते हैं। एक एक करके अब इनको पढ़ेंगे। ठीक है, ये सभी क्या है? आपके डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने आपके वैसे सेपरेट क्लासेस ली हैं, सभी पे अलग अलग क्लास ली हैं और सभी के अलग अलग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कराए हैं। फिलहाल आपका रैपिड रिवीजन चल रहा है, ये वन शॉट रिवीजन चल रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको एक एक टॉपिक फटाफट से ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, एक एक उठा लेते हैं हम। राइट, चलो। सबसे पहला क्या बताया था? सेक्रीफाइस या गेनिंग निकालना। तो सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मींस प्रॉफिट शेयर ऑफ वन पार्टनर डिक्रीज एंड अनदर पार्टनर इंक्रीज। जब भी आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करें तो अभी मैंने आपको एग्जांपल से बताया कि एक पार्टनर का रेशो कम हो रहा होगा, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। एक या एक से ज्यादा जो पार्टनर होंगे, एक का डिक्रीज हो रहा होगा और एक या एक से ज्यादा का इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, यही होता है आपका पीएसआर का पूरा फंडा, जिसमें सबसे पहला है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है? वो रेशो है जिसमें एक या एक से ज्यादा पार्टनर क्या करते हैं? अपने प्रॉफिट के
अमाउंट को, अपने प्रॉफिट के शेयर को फॉरगोन कर रहे हैं, मतलब बेचारे सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जैसे पिछले केस में क्या बताया था, जिसको 10,000 मिल रहे थे उसको 8 मिल रहे हैं, तो 2,000 का उसने सोचा चलो सेक्रीफाइस कर दो, जाने दो। पहले 10 मिलते थे प्रॉफिट में, पहले 10,000 मिलता था, जो भी प्रॉफिट होता था उसमें पहले 10,000 शेयर मिल रहा था, अब उसको 8 मिल रहा है, तो 2,000 का उसने सेक्रीफाइस कर दिया, तो वो पार्टनर सेक्रीफाइस पार्टनर कहलाएगा। और क्या लिखा है, सेक्रीफाइस देयर प्रॉफिट शेयर इन फेवर ऑफ वन और अदर पार्टनर्स। क्यों उसने सेक्रीफाइस किया, किसी दूसरे पार्टनर के लिए। वो दूसरा पार्टनर कौन था, जिसको पहले 10 मिल रहे थे, अब उसको 12 मिलने लगे, तो 10 से 12 पे आ गया, 2,000 एक्स्ट्रा मिल गए। उसने क्या किया, उसने तो गेन कर लिया। किसकी वजह से, जिसने अपने 2,000 छोड़े हैं उसकी वजह से किसी दूसरे को वो 2,000 मिले हैं। तो जिसने अपने 2,000 छोड़े हैं वो क्या कहला रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और वो जिस रेशो में अपना शेयर छोड़ रहा है वो रेशो कहलाता है सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्लियर। सेक्रीफाइस का मतलब तो पता है ना, आपने भी अपने जीवन में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया होगा। बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं भाई मैं तो हमेशा सेक्रीफाइस कर लेता हूँ, मैं तो हमेशा सेक्रीफाइस कर लेती हूँ, है ना। आपने भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस किया ही होगा, होगा कि नहीं होगा, किया तो होगा, सभी ने किया होता है अपने जीवन में। भाई अपनों के लिए सेक्रीफाइस सभी करते हैं, राइट। तो इस केस में यहाँ पे भी यही हो रहा है, पार्टनर जो अपने शेयर को सेक्रीफाइस करे ताकि किसी दूसरे का बढ़ जाए, इसलिए वो अपना सेक्रीफाइस कर देता है। क्लियर। तो वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो, जिसका फॉर्मूला है, जिसको याद करने की एक बढ़िया सी ट्रिक है, SON सन। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। देखो ओल्ड प्रॉफिट माइनस न्यू प्रॉफिट कर दोगे तो सेक्रीफाइस निकल के आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट। गेनिंग रेशो फिर क्या हो गया, तो गेनिंग रेशो वो रेशो है जिसमें एक या एक से ज्यादा पार्टनर ने क्या किया है, गेन किया है, उसको मिला है। किसकी वजह से मिला है, क्योंकि किसी और ने सेक्रीफाइस किया है अपना प्रॉफिट, इसलिए उसको मिला है। एक ने 2,000 छोड़े, जब जाके किसी दूसरे को 2,000 मिले हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपको, जिसको मिले हैं वो कहलाता है गेनिंग पार्टनर, और जिस रेशो में उसको वो प्रॉफिट मिला है वो कहलाता है गेनिंग रेशो। क्लियर, समझ गए, ठीक है। इसको निकालने का फॉर्मूला है, जिसकी ट्रिक है क्या, GNO। GNO मतलब गेनिंग रेशो को इज इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। इस तरीके से याद रखना क्या, SON और GNO। क्लियर, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट। डिटर्मिनेशन ऑफ, अच्छा ठीक है, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज डिटरमाइंड। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप बदलते हो ना, तो हमेशा आपको क्या निकालना पड़ता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो दिया रहता है कि भाई पहले ये था, अब आपको नया निकालना, मतलब नया भी दिया होगा, पहले ये था अब आपका ये हो गया, ओल्ड रेशो था और अब ये आपका न्यू रेशो आ गया, ठीक है। Now, if it is not given, thereafter sacrificing ratio for partners whose profit share have decreased and gaining ratio for partners whose profit share have increased are determined applying the formula discussed above। ठीक है, तो यदि न्यू रेशो नहीं दिया तो वो भी निकाल सकते हो आप। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने जो फॉर्मूला आपको ट्रिक बताई है, क्या बताई है, ये बताई है सेक्रीफाइसिंग की और गेनिंग रेशो को याद करने की ये ट्रिक बताई है। तो सपोज कई बार होता है हमें तो गेनिंग फाइंड करना होता है, न्यू और ओल्ड गिवन रहता है। कई बार हो सकता है क्वेश्चन में ओल्ड नहीं दिया होगा, सॉरी न्यू नहीं दिया होगा, गेनिंग भी दिया होगा, ओल्ड भी दिया होगा, लेकिन न्यू नहीं दिया होगा, तो फॉर्मूला को आप एक्सचेंज करके न्यू रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। इससे सेपरेट मैंने वीडियो बना हुआ है इस टॉपिक पे, जिसमें मैंने आपको सेपरेट क्वेश्चन भी कराया है, जहां पे मैंने आपको यदि गेनिंग रेशो क्वेश्चन में दिया है, ओल्ड भी दिया है, तो न्यू कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सेपरेटली बताया हुआ है। क्लियर, तो आप चाहे तो वहां से भी प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट मुझे इतना समझाना था आपको कि यदि क्वेश्चन में न्यू नहीं दिया है तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ज्यादातर तो हमेशा गेनिंग ही निकालना होता है ओल्ड माइनस न्यू करके, ठीक है। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल पे आ जाते हैं। पहला एडजस्टमेंट हो गया, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकाल लेते हैं, किस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं वो भी हमने देख लिया। क्वेश्चन करेंगे अभी, लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगी, डोंट वरी। तो अभी आ जाओ किस पे, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, क्योंकि सेकंड एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड होता है, गुडविल से रिलेटेड। तो आ जाओ। सो गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। अब आपने ये कहानी तो सुन ली मुझसे, क्या सुनी कि मैम जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है वो बेचारा अपना रेशो सेक्रीफाइस करता है, तब जाके गेनिंग को मिलता है। तो भाई सेक्रीफाइस जो कर रहा है उसका तो नुकसान हो गया, गेनिंग का तो फायदा हो गया। तो अब मुझे ये
बताओ, एक इंसानियत के नाते यदि कोई आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा मिल पा रहा है, उसने छोड़ा इसलिए आपको वो मिला, ठीक है, उसके छोड़ने की वजह से यदि आपको मिल रहा है तो इंसानियत के नाते आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप क्या करो, उसको कंपनसेट करो, उसको कुछ अमाउंट आपको देना पड़ेगा। तो वही जो कंपनसेशन आप उसको पे कर रहे हो वही आप किस में से करते हो, गुडविल में से। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं गेनिंग पार्टनर हूं, कोई एक आप सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो, मैं गेनिंग पार्टनर हूं, आपने अपना शेयर छोड़ा तो मुझे एक्स्ट्रा शेयर मिल पाया, तो अब मैं क्या करूंगी भाई, ये जो अपनी फर्म है, क्योंकि अपन दोनों पार्टनर्स हैं, है ना, अपनी ये जो फर्म है इसकी कुछ ना कुछ गुडविल तो जरूर होगी, और इस गुडविल में मेरा भी कुछ शेयर होगा, आपका भी कुछ शेयर होगा, ठीक है, आपस में अपनी साथ में गुडविल होगी, आपकी गुडविल और मेरी गुडविल दोनों की मिला के टोटल फर्म की गुडविल होती है, राइट। तो मैं अपनी क्या करूंगी, जो पूरी फर्म की गुडविल है उसमें से मेरा जो शेयर होगा उसका जो पोर्शन है वो मैं आपको दूंगी। किस रेशो में, जिस रेशो में अपन ने सेक्रीफाइस और गेन किया है। हमेशा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो एक जैसे ही होता है, क्योंकि जितना आपने सेक्रीफाइस किया उतना ही मुझे भी मिला, तो दोनों का सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग सेम होगा। जैसे कि पिछले एग्जांपल में मैंने क्या बताया कि यदि आपने 2000 छोड़े हैं तब जाके 2000 मुझे मिले हैं, तो दोनों 2000 पे बात आ गई। सिमिलरली गेनिंग रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो एक जैसे ही होते हैं, यदि आपने जितने छोड़े हैं उतने ही मुझे भी मिले हैं, तो मैं जो फर्म की पूरी गुडविल होगी उसमें से मेरा जो शेयर है गुडविल का, उसमें से आपको क्या करूंगी, आपने जिस रेशो में, जिस सेक्रीफाइस रेशो में आपने सेक्रीफाइस किया है उस सेक्रीफाइस रेशो में से उस गुडविल का पोर्शन मैं आपको दूंगी, ठीक है। तो यही लिखा है कि गेनिंग पार्टनर क्या करता है, कंपनसेट करता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। क्लियर। द कंपनसेशन पे बाय गेनिंग पार्टनर, कंपनसेशन कौन पे करता है भाई, गेनिंग पार्टनर पे करता है, क्योंकि उसको गेन हुआ है किसकी वजह से, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की वजह से। जिस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं, गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, प्रीमियम ऑफ गुडविल का हम पोर्शन देते हैं, राइट, उसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। It is paid by gaining partner for their gained profit share to the sacrificing partner in their sacrificing ratio। sacrificing ratio में आपने जिससे सेक्रीफाइस किया, जितने रेशो से आपने सेक्रीफाइस किया उस रेशो पे मैं अपनी गुडविल पे आपको शेयर दे दूंगी, राइट। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल का जो फॉर्मूला है वो है वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। वैल्यू कितनी है, फर्म की जो टोटल गुडविल है वो कितनी है, मल्टीप्लाई किससे करोगे, गेन्ड प्रॉफिट शेयर से आपकी अमाउंट आ जाएगी जो आपको देनी रहेगी। क्लियर, राइट। सपोज करो फॉर एग्जाम्पल जो फर्म है उसकी गुडविल है मान लो 50,000 फर्म की गुडविल है, और जितना मैंने सेक्रीफाइस किया उसका रेशो आया 1/2, और जाहिर सी बात है आपने भी, चलो मैंने गेन किया था, ठीक है, इस केस में मैं गेनिंग पार्टनर थी, तो मैंने जितना गेन किया 1/2 रेशो से मैंने गेन किया, तो आपने भी कितना सेक्रीफाइस किया होगा, आपने भी 1/2 ही सेक्रीफाइस किया होगा। तो गुडविल में कैसे निकालेंगे पोर्शन, जिस पे आपने सेक्रीफाइस किया वही 1/2 पे आपने भी सेक्रीफाइस किया, तो टोटल जो गुडविल का अमाउंट है इसका 1/2 निकाल देंगे, जो भी आंसर आएगा वो पोर्शन मैं आपको दूंगी, क्योंकि मैं गेनिंग पार्टनर हूं तो मैं आपको दूंगी क्योंकि आप सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो। क्लियर। तो यही लिखा है इस पूरे अकाउंटिंग ऑफ गुडविल में, राइट। चलो अब इससे रिलेटेड हम एंट्रीज देख लेते हैं कैसे क्या एंट्री करनी होती है, क्योंकि अब क्या हो रहा है इस केस में क्या हो रहा है, मेरे साइड से क्या हो रहा है, क्योंकि मैं गेनिंग पार्टनर हूं, मैं आपको गुडविल का एक पोर्शन आपको दे रही हूं, और वो पोर्शन किसको मिल रहा है, आपको मिल रहा है, क्योंकि आप सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो, है ना। तो जब भी आप रेशो निकालते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने क्या बताया था 1/2 और 1/2 आया, मैं गेनिंग पार्टनर हूं, तो जब भी आप रेशो निकालोगे ना, तो यदि आपका माइनस में आंसर आता है तो जिसका माइनस, अब आप पहचानोगे कैसे, देखो आप जब क्वेश्चन करोगे ना तो पहचानते कैसे हैं, जब भी आपका दोनों का रेशो तो एक जैसा आएगा, तो आप ये कैसे पता लगाएं कि इसमें से गेनिंग कौन है, सेक्रीफाइसिंग कौन है, तो ये पता लगाने की ट्रिक है, जिसका आंसर माइनस में आता है वो होता है गेनिंग, और जिसका प्लस में आया, ये प्लस में आया नॉर्मल 1/2, तो ये सेक्रीफाइसिंग है, राइट, ये पहचान है। माइनस में जिसका आता है वो गेनिंग पार्टनर होता है, जिसका प्लस में आता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है। और हमेशा याद रखना, जो गेनिंग पार्टनर होता है वो डेबिट साइड पे जाता है, और जो सेक्रीफाइसिंग होता है वो क्रेडिट साइड पे जाता है, समझ रहे हो। जो गेनिंग होगा वो डेबिट पे जाता है, जो सेक्रीफाइसिंग होगा वो क्रेडिट पे जाता है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं किस तरीके से एंट्री होती है। जो आपका गेनिंग पार्टनर होगा वो डेबिट साइड जाएगा गेनिंग रेशो में, क्योंकि आप उसको क्या दे रहे हो, गुडविल का पोर्शन दे रहे हो, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिल रही है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट में आ जाएगा, उसके सेक्रीफाइसिंग रेशो में आप उसको गुडविल दे रहे हो।
ये तो हो गया किसका, फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, और यदि फिक्स्ड कैपिटल है तो करेंट अकाउंट में जाएंगे, बस इतना डिफरेंस है। एंट्री एक ही, दो एंट्री नहीं है, वो तो अलग अलग केसेस है कि कैपिटल अकाउंट में जाना है कि करेंट में जाना है, वो आप डिसाइड कर ही लोगे, फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, ठीक है। बस एंट्री आपकी इतनी है, गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम क्रेडिट करते हैं, क्लियर, राइट। चलो ये हो गई हमारी एंट्रीज। फिर उसके बाद है आपकी ये एंट्री है गुडविल की। तो ये तो हमने क्या एंट्री देख ली, in case of change in profit sharing ratio, following accounting entry are passed to adjust goodwill by raising and writing it off, ठीक है। तो ये तो हमारी raising and writing वाली है, राइट। चलिए तो इसके आगे बढ़ जाएंगे, अब हम रिजर्व पे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम क्या देखेंगे कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं रिजर्व्स की, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस की, तो इस कंडीशन में क्या करना है, ये नेक्स्ट टॉपिक आ गया। पहला क्या देखा, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग, उसके बाद क्या देखा, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अब हमारा तीसरा जो इंपॉर्टेंट भी है वो क्या है कि रिजर्व यदि है कोई एक्यूमुलेटेड, मतलब जो कि अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, अभी तक जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, ऐसा कोई प्रॉफिट हमारा है या ऐसा कोई लॉस है, तो अब इसका क्या एडजस्टमेंट होगा वो हम यहाँ पढ़ते हैं। तो यदि आप प्रॉफिट रेशो को चेंज कर रहे हो, तो यदि कोई ऐसा लॉस है जो अभी तक नहीं बटा, या ऐसा कोई प्रॉफिट है जिसको बोलते हैं क्या, एक्यूमुलेटेड, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड, यदि कोई प्रॉफिट है या कोई लॉस है, तो इसको क्या करोगे आप, पहले बांट दोगे, किसको, पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को जो भी चीज बटती है कहाँ जाती है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बटती है, ठीक है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट दोगे, किस रेशो में बांटोगे, ओल्ड रेशो में बांटना है भाई, ओल्ड रेशो में। क्यों, क्योंकि भाई पुराना प्रॉफिट है, पुराना लॉस है, तो पुराने ही रेशो में बांटो ना। भले आप पुराने से न्यू रेशो की तरफ जा रहे हो, रेशो को चेंज कर रहे हो, लेकिन जब भी रेशो को चेंज करते हो ओल्ड से न्यू की तरफ जा रहे हो, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉफिट है, ये जो लॉस है, ये तो पुराने हैं ना, पिछले हैं, ये तो मतलब पुराने टाइम के हैं आपके। तो जब लॉस पुराना है, प्रॉफिट पुराना है, तो भाई बटेगा भी तो पुराने रेशो में ना, नए रेशो में क्यों बांटे, जब पुराना है तो पुराने रेशो में बांटो, ठीक है। तो याद रखना ये ओल्ड रेशो में बटता है। दे आर ट्रांसफर्ड बिकॉज रिजर्व एक्यूमुलेटेड या प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो आपका क्या है, पहला है। अर्नड आपने कब किया है, देखो यही लिखा है ना, अर्नड बिफोर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के चेंज होने से पहले ही आपने वो प्रॉफिट या वो लॉस को अर्न किया है। प्रॉफिट है तो अर्न किया है, लॉस है तो आपने उसको बियर किया है, ठीक है। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस पुराना है, इसलिए आप क्या करोगे, यदि कोई रिजर्व है, क्योंकि रिजर्व भी पुराना है, तो उसको भी पुराने रेशो में पहले बांट दो, फिर न्यू रेशो पर आओ। कोई यदि प्रॉफिट है, कोई लॉस है, तो भाई उस पुराने प्रॉफिट लॉस को पहले पुराने रेशो में बांटो, फिर न्यू रेशो की तरफ जाओ, ठीक है। पुराना कुछ निपटाया नहीं और पहले ही न्यू रेशो की तरफ आप नहीं जा सकते, क्लियर। तो ये किसके बारे में हो गया हमारा, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसकी एंट्री देख लें, तो इसकी एंट्री किस तरीके से होती है, यदि कोई रिजर्व है डेबिट में जाएगा, प्रॉफिट है, यदि कोई प्रॉफिट है डेबिट में जाएगा, यदि कोई वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से भी कोई रिजर्व है डेबिट में जाएगा, यदि कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग नाम से कोई रिजर्व है तो ये सब डेबिट में जाएंगे। जितने भी रिजर्व हैं सब डेबिट में जाते हैं। क्रेडिट में कौन जाते हैं, पार्टनर के नाम, जितने भी पार्टनर है सबको बांट दोगे, राइट। तो रिजर्व जितने भी हैं डेबिट साइड और सारे के सारे पार्टनर्स क्रेडिट साइड, इस तरीके से हम रिजर्व या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ये होती है आपकी एंट्री। और किस रेशो में बांटते हैं भाई, ओल्ड रेशो में बांटते हैं। ये देखो ये लिखा है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम बांट देते हैं। अब ये सब क्या है, इसको मैं एक एक करके समझाती हूँ। चलिए तो आ जाइए, सबसे पहला क्या है हमारा, सबसे पहला, अच्छा इसकी एक और एंट्री बची है, प्रॉफिट होता है तो वो हमने देख लिया, रिजर्व होता है तो डेबिट में करते हैं। लेकिन मान लो कोई लॉस है, डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस है, कोई लॉस है यदि, या फिर कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कोई खर्चा है, कोई लॉस है, कोई एक्सपेंडिचर है, तो वो क्रेडिट में जाएगा, पार्टनर्स डेबिट में जाएंगे। यहाँ पे पार्टनर्स कहाँ जाएंगे, डेबिट में जाएंगे। और जिस रेशो में लॉस या एक्सपेंडिचर बटेगा वो रेशो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही होगा भाई, क्योंकि ये सब चीजें पुरानी है ना भाई, पहले से बनी हुई है, तो ओल्ड रेशो में बटेंगी, ठीक है। अब जो नया आपका रिजर्व बनेगा, नया प्रॉफिट कमाओगे, नया लॉस होगा यदि, तो फिर वो न्यू रेशो में करना, क्योंकि आप रेशो चेंज कर रहे हो तो वो न्यू रेशो में होगा। लेकिन पिछली पुरानी जितनी भी हिसाब किताब है, जो भी पुराना है, पुराने रेशो में आपको निपटाना पड़ेगा, क्लियर। तो ये एंट्री है, बस इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है,
रिजर्व है, कोई प्रॉफिट है तो डेबिट में होता है, पार्टनर क्रेडिट में जाते हैं। और यदि लॉस है, कोई एक्सपेंडिचर है, कोई खर्चा है, वो है तो वो क्रेडिट में जाएगा और पार्टनर्स डेबिट में जाएंगे। बस इतनी चीजें इस जनरल एंट्री में। क्लियर? अब देखें आगे, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, जनरल रिजर्व के बारे में पढ़ लेते हैं कि यदि जनरल रिजर्व मतलब जनरली जो हमने बिजनेस का प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा यदि बचा के रखा है फ्यूचर के लिए, तो उसका क्या करना है हमें। तो जनरल रिजर्व बेसिकली फ्री तरीके का रिजर्व है कि भाई फ्यूचर में प्रॉफिट का पूरा हिस्सा हम खर्च नहीं करते, पूरा हिस्सा पार्टनर को नहीं बांटते, थोड़ा सा हिस्सा रिजर्व करके रख लेते कि यार फ्यूचर में यदि कहीं इमरजेंसी आ गई, जरूरत आ गई तो हम उसको यूज कर पाए। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं दिया, जनरल रिजर्व सिंपल बस आपको बैलेंस शीट में देके रखा है, क्योंकि जनरल रिजर्व आपका असेट होता है ना, आपके लिए असेट है कि भाई रिजर्व में आपके पास पैसा है। तो यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ आपको डायरेक्टली जनरल रिजर्व बस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में देके रखा है और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया कि इसका क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ नहीं दिया, तो क्या करो, पुराना रिजर्व है ना, पहले से बनाए ना बैलेंस शीट में, तो क्या करो, ओल्ड रेशो में पार्टनर्स में बांट दो। कहां पे बांटोगे, उनके कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर को सभी चीजें उनके कैपिटल अकाउंट में ही बढ़ती है। पुराना रिजर्व है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि इसका क्या करना है क्या नहीं करना, तो ओल्ड रेशो में पार्टनर्स को बांट दो। लेकिन यदि वो चाहते हैं कि वो उसको ट्रांसफर करें किसी दूसरे रिजर्व में, जैसे कि WCR वर्कमैन कंपनसेशन में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में चाहते हैं कि वो रिजर्व का हिस्सा दूसरे रिजर्व में कर दें, तो फिर उस अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा और उस रिजर्व को फिर ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। और यदि कोई बैलेंस बचता है ट्रांसफर करने के बाद, मान लो 1 लाख का रिजर्व था, उनने बोला 1 लाख में से 50,000 का दूसरे रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, तो 1 लाख में से 50,000 कर दिया, बचेगा फिर और 50,000, 1 में से 50 तो ट्रांसफर कर दिया। और यदि एक्स्ट्रा बैलेंस बच रहा है तो पार्टनर्स को बांट दो, ओल्ड रेशो में बांट दो। ये क्वेश्चन यदि कह रहा है तो ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, है ना। फिर है आपका नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका वो होता है जो हम वर्कर्स के लिए, कोई मान लो कोई सपोज करो फैक्ट्रीज में, कंपनीज में, कई बार आपको पता ही है हर फैक्ट्री में, कंपनी में वर्कर काम करते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं काम करते हैं, लेबर होती है जो डेली बेसिस पे काम करती है, भाई बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, बड़े बड़े प्लांट होते हैं आपके जहाँ पे लोग काम करते हैं। कई बार एक्सीडेंट्स के केसेस हो जाते हैं जहाँ पे उन्हें चोट आ जाती है, कोई तरीके से कुछ हो गया उनको, है ना, फिजिकली तरीके से उनकी डिसेबिलिटी हो गई, फॉर एग्जाम्पल कई बार फ्रैक्चर हो गया, हाथ में चोट आ गई, पैर में चोट आ गई, ठीक है, मशीन पे काम करते करते गिर गए बेचारे, नीचे गिर गए, हड्डी वड्डी टूट गई, तो ऐसा कोई यदि केस हो रहा है तो किसकी गलती है, किसकी गलती है, मतलब गलती किसी की नहीं होती भाई, अब ये सब कुछ जानबूझ के तो नहीं होता है, पर कई बार यदि ऐसा हो रहा है तो भाई अब बेचारे को तो नुकसान पहुंच गया, किसकी वजह से पहुंचा, भाई वजह कुछ नहीं है, गलती किसी की नहीं है, लेकिन काम कहाँ कर रहा था, इंडस्ट्री में, कंपनी में, ठीक है, कंपनी में काम कर रहा था, तो जिम्मेदारी कंपनी की बन जाती है कि अब उसके इलाज के लिए पैसा कंपनी दे, क्योंकि बेचारा कंपनी का ही तो काम कर रहा था, कंपनी में ही लगा हुआ था, इंडस्ट्री में ही तो काम कर रहा था, प्लांट मशीनरी जो भी चला रहा था, तो बेचारा यदि कंपनी में काम कर रहा था, उसकी वजह से यदि उसका एक्सीडेंट हो गया, उसे चोट लग गई, अब वो तो बेचारा वैसे ही एक एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी भी बेचारे की 10-20 हज़ार ही होगी, है ना, तो यदि उसको कुछ हार्म हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, चोट वोट लग गई, तो खर्चा कंपनी उठाती है। तो इस तरीके के खर्चे को कंपनी उठा सके इसलिए वो एक रिजर्व मेंटेन करके रखती है, जिसको बोलती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसमें यदि ऐसा कुछ होता है तो कंपनी को तो पैसा देना पड़ेगा, कंपनी के लिए लायबिलिटी है, तो कंपनी वो पैसा उस रिजर्व में से उठा के दे देती है उस एम्प्लॉय को कि लो भाई अपना इलाज करवा लो, ठीक है, और ठीक ठाक होकर वापस से काम पे आ जाओ, ठीक है। सो दिस इज द केस। तो वही यही एक रिजर्व है जो हम प्रॉफिट में से साइड में रख के रखते हैं, सो दैट कभी हमें एम्प्लॉय को कोई कंपनसेशन देना पड़े ना, जैसे मान लो उसके इलाज में 50,000 रुपए लग रहे हैं, 1 लाख रुपए लग रहे हैं, तो हम उसको पे करेंगे, ठीक है, कंपनी उसको पे करेगी। तो हो सकता है कि भाई क्लेम हो और ना भी हो, भाई जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं हर महीने बिल्कुल एग्जैक्ट है भाई हर महीने कंपनी में 2 एक्सीडेंट तो पक्के ही हैं, 2 एक्सीडेंट तो होते ही हैं, जरूरी नहीं है ना, कई बार हुआ कई बार नहीं भी हुआ, तो इस टाइप के जो क्लेम है या जो लायबिलिटी है हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है, लेकिन हम तो सेफ साइड चले ना, हम तो पैसा रख के रखे रिजर्व में, हो गए एक्सीडेंट तो फिर कहां से लाएंगे एकदम से, ठीक है, तो हम तो भाई सेफ्टी के साइड चलते हैं, हम पैसा लेके रखते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो मीन्स दैट क्लेम मे बी इक्वल और लेस, और कई बार हो सकता है कि क्लेम कम हो या ज्यादा हो, हमने रिजर्व में रख के रखा 1 लाख रुपए, हो सकता है क्लेम 1.5 लाख का आ गया, 1.5 लाख लग रहे भाई सामने वाले के खर्चे में, सामने वाले के इलाज में, या हो सकता है 1 लाख का रखा तो 50,000 ही आ रहे खर्चे में, केस पॉसिबल है, जरूरी नहीं जितने का रिजर्व रखा उतने के ही खर्चा भी आएगा, कम ज्यादा खर्चा हो सकता है, ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे। फिर कुछ कंडीशंस है उसकी, वो हम देख लेते हैं। पहली कंडीशन है कि मान लो आपने वर्कमैन कंपनसेशन में रिजर्व में पैसा तो रखा,
ठीक है, आपने पैसा तो रिजर्व में रखा लेकिन कोई क्लेम नहीं आया, मतलब किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी का एक्सीडेंट कुछ नहीं हुआ, कोई क्लेम नहीं आया उसके लिए। अब रिजर्व में तो पैसा पड़ा है, क्लेम आया ही नहीं, तो अब उस पैसे का क्या करोगे, अचार डाल दोगे क्या? नहीं, उसका अचार नहीं डालेंगे, उसका हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट दो। किस रेशो में? पुराना रिजर्व है ना, पुराने रेशो में पार्टनर्स में बांट दो। ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स में बांट दो, और एंट्री क्या हो जाएगी, क्योंकि रिजर्व है डेबिट साइड में आता है, सारे जो भी पार्टनर्स को देना है उनके नाम क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। पहला केस। ठीक है, अब इसका दूसरा केस देख लो। जब क्या हो रहा है, क्लेम आ रहा है, अभी तो पहला क्या पड़ा, क्लेम आया ही नहीं, अब क्या हो रहा है भाई, क्लेम आ रहा है, रिजर्व में भी पैसा है और क्लेम भी आया है। तो इसके लिए आपके 3 केसेस हो जाते हैं। पहला केस क्या है कि क्लेम जितना आया है ना उतना ही हमारे पास रिजर्व भी था, मतलब लकीली ये कंडीशन हो गई कि हमने 1 लाख का रिजर्व बनाया था और सामने वाले का यदि एक्सीडेंट हुआ है हमारे यहाँ किसी इंप्लॉय का, तो उसके इलाज में खर्चा भी 1 लाख का ही आ रहा है, तो बल्ले बल्ले भाई, जितना रिजर्व था उतना ही है, क्लेम भी मतलब पैसा उतना ही देना है जितना रिजर्व में था, 1-1 लाख रुपए। यदि ऐसी कंडीशन है तो क्या करोगे, पूरा पैसा जो रहेगा आपका रिजर्व का वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, आपके क्लेम में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि अब आपको देना है तो पूरा रिजर्व का पैसा वो आपके क्लेम में चला जाएगा, आप उसको वो पूरा पैसा दे दोगे। फिर जाहिर सी बात है कुछ बचा ही नहीं रिजर्व में, रिजर्व हो गया खाली, तो पार्टनर को कुछ नहीं बचेगा, है ना, कुछ भी नहीं बांटेंगे। तो इसकी एंट्री कैसे हो जाएगी, क्योंकि रिजर्व है डेबिट में जाता है, क्रेडिट क्या हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्योंकि वो पैसा क्लेम में चला गया तो वो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? चलो ये हो गई कंडीशन। अब इसके बाद की कंडीशन समझो। इसकी बात की कंडीशन कह रही है कि जो क्लेम है वो कम है और रिजर्व में पैसा ज्यादा था। मान लो रिजर्व में पैसा आपका 1 लाख था और क्लेम सिर्फ 80,000 का आया, तो 20,000 तो बच गए ना। तो इसका क्या करेंगे, तो जो क्लेम का अमाउंट था 80,000 का जो क्लेम था वो तो दे दो, बचे 20,000 का क्या करेंगे, अचार थोड़ी ना डालेंगे, बचे 20,000 को पार्टनर्स में बांट दो। किस रेशो में, रिजर्व का अमाउंट पुराना है, रिजर्व पुराना है तो पुराने रेशो में पार्टनर्स में बांट दो, जो बचा हुआ 20,000 है वो। ठीक है, तो एंट्री कैसे हो जाएगी, देखो वही लिखा है यहाँ पे कि यदि क्लेम आपका कम आया है तो रिजर्व में क्या है, जितना पैसा है 1 लाख का रिजर्व है, क्लेम आपका 80,000 का आया। देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताती हूँ, रिजर्व में आपका 1 लाख था, क्लेम आपका आया 80,000 का, तो भाई ये 80,000 का तो दे दो, क्लेम चला जाएगा 80,000, बचा तो 20,000 है ना, तो 20,000 का मैं वही कहती हूँ भाई, अचार तो डालेंगे नहीं हम, तो 20,000 पार्टनर्स में बांट दो, पुराना रिजर्व है तो पुराने रेशो में बांट दो। एंट्री कैसी होगी, रिजर्व होगी पहले, रिजर्व आपका डेबिट में जाता है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट में जाएगा, अमाउंट कितना आ जाएगा, 1 लाख, 1 लाख का रिजर्व है तो 1 लाख ही आएगा। क्लेम कितना गया, 80,000 का, तो क्लेम के अमाउंट में 80,000 आ जाएगा क्रेडिट साइड, और जो बचा 20,000 है वो सभी पार्टनर में बांट दोगे क्रेडिट साइड पे उनके ओल्ड रेशो में। क्लियर? कोई दिक्कत कोई समस्या तो अब लाइक शेयर कर दो, फटाफट से लाइक शेयर कर दो भाई, एकदम रैपिड तरीके से हर कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए जा रही हूँ, कुछ भी आपका स्किप नहीं कर रही हूँ, तो भाई फटाक से लाइक शेयर कर दो जल्दी से। ठीक है, फिर अगली कंडीशन हम देखेंगे, थर्ड वाली, जो बड़ी भयानक कंडीशन है। भयानक कंडीशन क्यों है, क्योंकि भाई यहाँ पे क्लेम ज्यादा है और हमारे पास रिजर्व में पैसा कम है। क्लेम ज्यादा है, रिजर्व में पैसा कम है, जैसे कि मान लो क्लेम आया है आपका 1,50,000 का, लेकिन रिजर्व में तो भाई 1 ही लाख रुपए है। अब ये 50 कहाँ से लाए, समस्या हो गई, ये 50 कहाँ से लेके आए, तो भाई ये 50 अब पार्टनर लेके आएंगे, क्योंकि कंपनी के पास तो 1 ही लाख है रिजर्व में, कंपनी तो खाली है, फर्म के पास तो पैसा नहीं है, तो किसकी जवाबदारी बनेगी, पार्टनर्स की बनेगी। तो ये 50,000 पार्टनर्स लेके आएंगे, किस रेशो में, उनके ओल्ड रेशो में, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में लेके आएंगे। तो इसकी एंट्री कैसे हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट में ही जाता है, डेबिट में ही जाएगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या जा रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस है, ये जो 50,000 का जो लॉस हो गया है एक तरीके का लॉस ही है ना, क्योंकि पार्टनर्स को ये 50,000 देने पड़ रहे हैं ना बेचारों को। ठीक है, पार्टनर्स की तो गलती भी नहीं है, लेकिन फिर भी बेचारे पार्टनर्स को ये 50,000 की भरपाई करनी पड़ रही है, इसलिए ये 50,000 पार्टनर्स के लिए एक तरीके का लॉस हो जाएंगे, और पार्टनर्स का लॉस कहाँ जा रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, और जो क्लेम है वो हम देंगे कितने का, 1,50,000 का, क्योंकि 1,50,000 लाख का क्लेम आया है। क्लियर? ठीक है, तो अमाउंट कैसे हो जाएंगे, रिजर्व में कितना पैसा है, रिजर्व में 1 लाख है तो यहाँ 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन से कितना ला रहे हो, मतलब पार्टनर से कितना ले रहे हो, 50,000 ले रहे हो तो यहाँ 50,000 आ जाएगा। क्लेम कितने का आया, 1,50,000 लाख का, तो यहाँ टोटल आपके 1,50,000 आ जाएंगे। क्लियर? इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। समझ गए, वर्कमैन कंपनसेशन, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, अब आगे आ जाओ।
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, अब ये समझो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मतलब कई बार क्या होती है ना, कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती है, कंपनी क्या करती है, पैसा इन्वेस्ट करती है, लेकिन जरूरी नहीं है। हम इन्वेस्ट वैसे किस ऑब्जेक्टिव से करते हैं कि यदि आज मैं 1 लाख रुपए लगा रही हूं तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि यार कल को 1.5 लाख मिलेगा, 2 लाख मिलेगा, 3 लाख मिलेगा, मतलब जितना लगाया उससे ज्यादा मिले, इसलिए तो इन्वेस्टमेंट करते हैं। यदि 1 लाख लगाए और 1 ही लाख मिलेंगे तो क्या फायदा भाई, कोई फायदा नहीं है। और यदि 1 लाख लगाए और कम मिल गए तो भाई डूब गए आप। ठीक है, तो यही इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य होता है कि यदि हम जितना भी पैसा लगा रहे हैं उस पर हमें ज्यादा ही मिले, एक्स्ट्रा मिले, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। कंपनी हमेशा इसीलिए ही इन्वेस्टमेंट करती है कि भाई आज जितना लगा रही है उस पर उसको डबल पैसा मिले या उससे ज्यादा तो मिले एटलीस्ट, राइट। तो हम कब डिसाइड करेंगे कि भाई हमने जो इन्वेस्टमेंट किया उसमें हमें प्रॉफिट है या लॉस है? अब ये तो कंपनी को, फर्म को ही डिसाइड करना रहता है ना कि यार प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो वो कब डिसाइड करेगी, जब उसने जितना इन्वेस्टमेंट किया है। सपोज मैंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और आज उसकी मार्केट में वैल्यू, जो मैंने पैसा लगाया था 1 लाख रुपए, उसकी मार्केट में वैल्यू अब 2 लाख हो गई है, तो जाहिर सी बात है मुझे प्रॉफिट होगा। और मान लो यदि मैंने 1 लाख रुपए लगाया था और मार्केट में वैल्यू 50,000 हो गई, तो भाई मेरे को तो लॉस हो गया। तो मार्केट में कितनी वैल्यू है, आपने जो पैसा लगाया वो तो ठीक है, पर आपने जितना पैसा लगाया उसकी मार्केट में कितनी वैल्यू है, वो डिसाइड करता है कि आपको उस इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हुआ या लॉस हो गया। ठीक है, तो वही कंडीशन है जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इन्वेस्टमेंट को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किस पे करते हैं, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट मतलब भाई जितना पैसा आपने लगाया है ना उतना ही आप अपनी बैलेंस शीट में दिखाओगे। भाई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए असेट है, असेट साइड दिखाओगे इन्वेस्टमेंट, पर जितना पैसा लगाया है ना कॉस्ट पे आप रिकॉर्ड करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने लगाया 1 लाख था, आपने देखा यार मार्केट में तो इसकी 2 लाख रुपए वैल्यू होगी तो आपने 2 लाख लिख दिया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने 1 लाख जेब से दिया है तो आप 1 लाख ही दिखाओगे। ठीक है, बुक वैल्यू पे, सॉरी बुक में किस वैल्यू पे लिखोगे आप, जो कॉस्ट होगी। ठीक है, जिस कॉस्ट पे आपने लगाया है, इन्वेस्टमेंट जिस कॉस्ट पे किया है वो आप रिकॉर्ड करोगे, ना कि मार्केट वैल्यू पे। आपको मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, आपके जेब से कितना पैसा गया है उतना ही पैसा, उतनी ही कॉस्ट आप अपनी बुक्स में लिखोगे। However, its market value may be equal or lower or higher। तो भाई मैंने वही बताया कि आपने तो 1 लाख लगाया, ये आपकी बुक वैल्यू हो गई, आपने कॉस्ट पे लिखी है 1 लाख रुपए। ठीक है, अब भाई मार्केट में क्या वैल्यू है वो बराबर भी हो सकती है कि भाई इतनी थी इतनी ही है, लो भी हो सकती है कि भाई 50,000 हो गई, हाई भी हो सकती है कि भाई 2 लाख हो गई। कंडीशंस होती हैं तीनों पॉसिबल। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो भाई अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लाख लगाया था, मुझे यदि देखा कि यार मैंने मार्केट में तो 50,000 वैल्यू है तो मुझे तो लॉस हो गया, तो अब इसको कौन भरेगा इस लॉस को? तो भाई इस लॉस को भरने के लिए, इसकी भरपाई करने के लिए मैं एक रिजर्व साइड में बना के चलती हूँ कि भाई कभी इन्वेस्टमेंट जो किया है उसमें फ्लक्चुएशन मतलब उतार चढ़ाव है ना, फ्लक्चुएशन मतलब उतार चढ़ाव, कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसकी वैल्यू में यदि उतार चढ़ाव आते हैं जिसकी वजह से मुझे कभी प्रॉफिट हो रहा है तो कभी यदि लॉस हो गया, तो उस लॉस की भरपाई करने के लिए मैं एक रिजर्व साइड में लेके चलूं, जिसकी वजह से यदि इस तरीके की वैल्यू में फॉल आता है, गिरावट आ जाती है, यदि मान लो 1 लाख के थे, अब मात्र उनकी कीमत 50,000 बची, तो मुझे तो 50,000 का सीधा सीधा नुकसान हो गया, तो ये नुकसान की भरपाई हो जाए, मैं थोड़ा मतलब एकदम हिलू नहीं कि भाई एकदम से लॉस हो गया, मेरी कंपनी हिल गई पूरी। ठीक है, तो कंपनी एकदम स्टेबल रहे, बैलेंस रहे, इसके लिए हम ऑलरेडी रिजर्व बना के चलते हैं, सो दैट इस तरीके के लॉस को हम क्या कर सके, फेस कर सके। ठीक है, चलिए, सो दिस इज अबाउट योर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। तो जब मार्केट वैल्यू आपके इन्वेस्टमेंट की बराबर है आपकी बुक वैल्यू के, है ना, कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने 1 लाख रुपए लगाए थे, कॉस्ट थी 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, मार्केट में भी उतनी ही वैल्यू है, 1 लाख की वैल्यू है और इन्वेस्टमेंट भी 1 लाख की हुआ, दोनों बराबर हैं। तो इस केस में क्या करते हो, जो रिजर्व है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, उनके ओल्ड रेशो में। देखो, क्योंकि मेरे को पता है मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे, ठीक है, और वैल्यू भी 1 लाख की है। अब मान लो मैंने रिजर्व में 50,000 रुपए डाल के रखे थे कि भाई कभी लॉस वॉस हो गया, तो ये मैंने रिजर्व में करके रखा था। अब वैल्यू उतनी ही है, इन्वेस्टमेंट उतनी ही, क्या वैल्यू उतनी, मतलब मुझे कोई ना नुकसान है ना फायदा है ना, ना मैं नुकसान में हूँ ना मैं फायदे में हूँ, मैं बराबर वाली कंडीशन में हूँ। तो इस केस में अब ये रिजर्व तो पड़ा हुआ है, इसका अचार थोड़ी ना डालेंगे, तो क्या करेंगे, इसका अचार नहीं डालेंगे, बल्कि भाई पार्टनर्स को बांट दो, उनके कैपिटल अकाउंट में बांट दो, और पुराना रिजर्व है तो किस रेशो में बटेगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटेगा। एंट्री कैसे होगी, भाई रिजर्व है तो
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट होता है, जितने भी पार्टनर को बांटना है उन सबका नाम क्रेडिट पे लिख देंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। क्या? ये 50,000 का रिजर्व, क्योंकि अब इसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है, मार्केट वैल्यू और आपकी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट की बराबर ही निकली, कोई काम नहीं है तो इसको बांट दो, अचार थोड़ी ना डालेंगे इसका, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। देन वी हैव सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट के अंदर अगेन 3 कैटेगरीज है, सारी पढ़ेंगे। पहला क्या बोल रहा है सेकंड पॉइंट कि जो आपकी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की भाई वो लो हो गई आपकी बुक वैल्यू से, ठीक है। मान लो मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे और आज मैं देख रही हूँ तो उसकी जो वैल्यू है वो 80,000 हो रही है मार्केट में, और अगेन मैंने रिजर्व में 50,000 डाल के रखे थे, इसीलिए ये है केस, ठीक है ना। तो अब इस केस में पहला केस आता है, इसके अंदर केसेस है, मतलब ये जो सिचुएशन है ना, सेकंड सिचुएशन, इसके अंदर 3 केसेस है। पहला क्या कह रहा है कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, की जो वैल्यू गिरी है वो कम है, किससे कम है? मेरे रिजर्व से। अब देखो यहाँ पे कितनी वैल्यू गिरी है, 1 लाख लगाए थे, 80,000 हो गई, मार्केट में वैल्यू कितनी कम हो गई? 20,000 कम हो गई ना भाई, 20,000 से गिरावट आ गई है ना, 20,000 से गिरावट आ गई, तो गिरावट कम आई है, रिजर्व में तो ज्यादा पैसा है, रिजर्व में तो 50,000 है, गिरावट तो सिर्फ 20,000 की आई है, लेकिन रिजर्व में तो 50,000 है ना, सुरक्षित हूं मैं अभी, ठीक है। रिजर्व के अगर मैं रिजर्व के अकॉर्डिंग देखूं तो भाई गिरावट तो सिर्फ पहले 1 लाख लगाए थे, मार्केट में 80,000 हो गई, मतलब गिरावट 20,000 की आई, लेकिन रिजर्व में तो मेरे पास 50,000 है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा रिजर्व है पूरा वो डेबिट कर दो, रिजर्व पूरा डेबिट कर दो। कितना है रिजर्व? 50,000 है, तो पूरा रिजर्व आपका 50,000 इधर डेबिट हो जाएगा, ठीक है। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अब इन्वेस्टमेंट में कितना चला जाएगा, जितने की गिरावट आई उतना चला जाएगा इन्वेस्टमेंट में, गिरावट 20,000 की आई है तो भाई 20,000 आपके इधर आ जाएंगे, 20,000 आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएंगे, ठीक है। अब बचे कितने? 30,000 बचे ना। अब भाई 50,000 का रिजर्व था, उसमें से 20,000 तो मेरे इन्वेस्टमेंट का नुकसान हो गया, तो वो चलेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। बचे कितने मेरे पास? अभी 30,000 और बच रहे हैं ना, रिजर्व में 30,000 और बच रहे हैं, 20 का गिरावट थी तो 20 तो मैंने कर ली, उसकी भरपाई कर ली मेरे रिजर्व में से। अभी भी रिजर्व में मेरे पास 30,000 है, इसका अचार थोड़ी ना डालेंगे, अचार नहीं डालेंगे तो क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट दो, ठीक है। तो 2 पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स को बांट दो, ओल्ड रिजर्व है तो ओल्ड रेशो में बट जाएगा, कितना? 30,000 सभी पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में बट जाएगा। क्लियर? दिस इज द कंडीशन, ओके। चलो अब बढ़ते हैं आगे। सेकंड कंडीशन है, सेकंड पॉइंट में सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, जब आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल है टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अच्छा, फॉल इन द वैल्यू, मतलब जो वैल्यू आपकी गिरी है वो बराबर है आपके रिजर्व की। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए लगाए थे, आज आप देख रहे हो मार्केट में भाई 50,000 हो गए उसकी वैल्यू, गिरावट कितने की आ गई? 50,000 की गिरावट आ गई सीधी सीधी, और भाई लकीली मेरे रिजर्व में भी मात्र 50,000 ही थे, तो इस केस में क्या होगा भाई, जो गिरावट है वो उससे कवर कर लो, ठीक है। फिर बचेगा कुछ नहीं बचेगा, जीरो, तो पार्टनर को भी नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई पार्टनर को नहीं मिलेगा। तो इसकी एंट्री कैसे हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कितने थे आपके रिजर्व में? 50,000 थे, वो 50,000 है तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके 50,000, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कितने चले जाएंगे, गिरावट 50,000 की आई है तो अकाउंट में भी आपके 50,000 चले जाएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है भाई। जितनी गिरावट आई वो बराबर है आपके रिजर्व के, तो इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। क्लियर? चलिए, तो ये हो गई आपकी सेकंड कंडीशन। अब थर्ड पे आ जाओ। थर्ड कंडीशन क्या बोलती है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर रही है भाई वो ज्यादा है, किससे? आपके रिजर्व से ज्यादा है, आपके रिजर्व से आपकी जो वैल्यू गिर रही है वो ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए थे, है ना, 1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए थे। अब क्या हो रहा है कि मान लो इसमें गिरावट आ गई, 80,000 इसकी वैल्यू बची, 1 लाख लगाए थे मैंने, कॉस्ट 1 लाख लगाई थी, आज इसकी मार्केट में वैल्यू 80,000 बच रही है, ठीक है। 80,000 वैल्यू मतलब गिरावट कितने की आ गई, 20,000 की गिरावट आ गई, 20,000 की आ गई, और मैंने रिजर्व में मात्र 10,000 रख के रखा था, समझ रहे हो, मेरे पास रिजर्व में सिर्फ 10,000 था, भाई गिरावट तो 20,000 की और रिजर्व में तो कम पड़ रहा है। वही केस हो गया ना कि फॉल जो वैल्यू हो रही है वो ज्यादा है, ज्यादा वैल्यू फॉल हो रही है, और फ्लक्चुएशन रिजर्व में तो कम पैसा है। तो अब क्या करोगे भाई, कवर तो करना पड़ेगा इस पैसे को, भाई 20 आपको कहीं ना कहीं से तो लाना ही पड़ेगा, 10 तो आपके पास है, 10 कौन लेके आएगा, पार्टनर लेके आएंगे, ठीक है। तो बचा कितना अमाउंट है, 10 और आ रहा है, 10 और चाहिए आपको, 10 का बैलेंस चाहिए, तो ये जो 10 है ये 10,000 कौन कवर करेंगे, क्योंकि कंपनी के पास तो है नहीं, कंपनी के पास तो बस 10,000 का रिजर्व है, तो कौन करेगा, पार्टनर्स कवर करेंगे उनको,
ये अमाउंट को कवर करने के लिए, ठीक है। पार्टनर्स लेके आएंगे, पार्टनर के लिए एक तरीके का लॉस हो जाएगा, तो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इसकी एंट्री कैसे हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसमें जितने भी पैसे होंगे, क्योंकि रिजर्व है डेबिट साइड पे आएगा, कितने थे उसमें हमारे पास 10,000 थे, तो ये 10,000 हो जाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने लेके आना है अब रिवैल्यूएशन से, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो पार्टनर पैसा लेके आ रहा है वो जाता है। तो पार्टनर कितना पैसा ला रहा है भाई, 10,000 ला रहा है पार्टनर, मतलब ये 10,000 क्या करेंगे, लेके आएंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कितना चला जाएगा, जितने की गिरावट है, तो 20,000 की गिरावट है, तो भाई 20,000 पूरे पूरे आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएंगे, जिसमें से 10,000 तो रिजर्व के थे, 10,000 पार्टनर्स लेकर आए रिवैल्यूएशन के थ्रू। अब रिवैल्यूएशन है तो उसकी भी एंट्री होगी, कैसे होगी, क्योंकि पार्टनर ला रहे हैं तो पार्टनर क्रेडिट में चले जाएंगे, सॉरी डेबिट में चले जाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारे पार्टनर्स डेबिट में चले जाएंगे। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जितने भी पार्टनर है वो सभी 10-10 मतलब 10,000 रुपए लेकर आएंगे अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। मान लो 2 पार्टनर है, टोटल 10,000 इनको लाना है ना। देखो रिवैल्यूएशन में से टोटल इनको 10,000 लाना है, और मान लो यदि 2 ही पार्टनर हैं तो मान लो ये लोग, इनका जो ओल्ड रेशो था वो बराबर था, 1:1 इनका ओल्ड रेशो था, तो कैसे लाएंगे, 5,000 दोनों लाएंगे, ठीक है। 5,000 दोनों लाएंगे तो पूरे 10,000 कवर हो जाएंगे। क्लियर, समझ गए पूरी कहानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना। वाह क्या शायरी बन गई। कोई क्या बताता है मैंने, हाँ समझ गए पूरी कहानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। चलो तो क्लियर, समझ में आ गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दिस इज ऑल। अब तीसरी कंडीशन एक और है, तीसरी कंडीशन क्या कह रही है, जब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की आपकी हाई हो जाती है बुक वैल्यू से, तो भाई ये तो बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले है कि भाई मार्केट में ज्यादा वैल्यू और आपकी बुक वैल्यू कम थी, मतलब आपने लगाए 1 लाख रुपए थे, आपने लगाए 1 लाख रुपए थे और अब आपकी वैल्यू 2 लाख हो गई है मार्केट में, समझ रहे हो, सीधा सीधा 1 लाख का प्रॉफिट है कि नहीं। 1 लाख लगाए थे, 2 लाख वैल्यू है, मतलब सीधा सीधा 1 लाख का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया मैडम। तो क्या करोगे, तो आपको इस कंडीशन में क्या करनी, ये जो एक्स्ट्रा है, ये जो एक्स्ट्रा है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा प्रॉफिट। कहाँ लिखा है देखो, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर एंड इंक्रीज इन वैल्यू। हाँ तो अब मान लो मैंने रिजर्व भी बना के रखा था, अब भाई मुझे क्या पता प्रॉफिट हो जाएगा, मैंने तो भाई मैं तो सेफ साइड पे थी, मैंने तब भी 50 का रिजर्व बना के रखा था, मैंने तो 50 का रिजर्व बना के ही रखा था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मेरे पास 2 चीजें हो गई, एक तो रिजर्व है जिसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि भाई वैल्यू तो ज्यादा निकल गई ना, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गई, तो अब रिजर्व की जरूरत ही नहीं है, तो रिजर्व का अचार थोड़ी ना डालूंगी, क्या करूंगी, पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दूंगी, पहली चीज। अब एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी तो हो रहा है, प्रॉफिट का क्या होता है, ये भी तो पार्टनर्स में बंटता है, इसका अचार थोड़ी ना डालेंगे, है ना। तो इस प्रॉफिट को भी पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में बांट देंगे। ओल्ड में क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पुराना है, रिजर्व भी पुराना है, तो ये प्रॉफिट भी एक तरीके से हुआ अभी है, लेकिन जिस चीज से हुआ है वो तो पुरानी है ना, इन्वेस्टमेंट तो पुराना है ना, भले प्रॉफिट आज हुआ है उसका, परंतु ये इन्वेस्टमेंट तो पुराना था ना, तो ओल्ड रेशो में ये दोनों चीज है, क्योंकि रिजर्व की जरूरत नहीं है, पूरा बांट दो पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशो में, और जो प्रॉफिट हुआ है ये भी पूरा बांट दो। तो इस तरीके से एंट्री कैसे हो जाएगी भैया, एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट में जाएगा, सभी पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशो में बांट दो, वो 50,000 सभी पार्टनर्स को बांट दो। फिर अब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि वो पार्टनर्स में हमने प्रॉफिट बांट दिया ना, ठीक है, पार्टनर्स में हमने वो जो प्रॉफिट हुआ है वो बांट दिया, तो क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट है 1 लाख, वो हमने यहाँ पे बांट दिया, वो हमने यहाँ पे शो किया पहले कि भाई इन्वेस्टमेंट का इतना प्रॉफिट हुआ। उसके बाद देखो, पहले तो हमें प्रॉफिट शो करना पड़ेगा, पहले तो ड्यू की एंट्री होती है ना कि भाई इतना प्रॉफिट हुआ है, पहले तो ड्यू की एंट्री करोगे, एकदम से प्रॉफिट आते से थोड़ा ना बांटने की एंट्री कर देते, सबसे पहले तो बताते कि भाई इतना प्रॉफिट हुआ है, ड्यू की एंट्री, फिर वो प्रॉफिट को बांटने की एंट्री। तो ड्यू की एंट्री कैसी हो गई आपकी कि भाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट से डेबिट करेंगे क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि इतना प्रॉफिट हमें हुआ कितने का, 1 लाख का। अब उस 1 लाख को क्या करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दो 1 लाख रुपए से, और पार्टनर्स में वो पूरा 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशो में। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो ये इस तरीके से आपकी तीनों एंट्रीज हो जाएंगी। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। तो फटाफट लाइक शेयर कर दो, बिकॉज आपके इस चैप्टर के आधे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए, बिल्कुल रैपिड फायर तरीके से मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए, एक भी इतना सा भी मिस नहीं किया। तो लाइक शेयर कर दो। फिर बारी आ गई सवाल की, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना भी पढ़ाया ना उसी से रिलेटेड अब सवाल कराऊंगी। कर दो लाइक शेयर फटाक से, फिर क्वेश्चन नंबर 1 पे जल्दी से जंप करेंगे। कर दो भाई लाइक शेयर,
दो सेकंड का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से सभी को लाइक शेयर करना है, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कराने जा रही हूँ। जल्दी से कर दो भाई सभी लोग लाइक शेयर, सभी से निवेदन है। कर दिया क्या? लगा दे। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर है, रीड कर लो, कॉपी वॉपी रेडी रखो अपनी, सबने कर दी कॉपी, निकाल लो कॉपी पेन पेंसिल सब निकाल लो और डाल दो क्वेश्चन नंबर 1। इसे रीड करती हूँ मैं, क्या कह रहा है। एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 5-4-3, 3 पार्टनर्स है, इनका रेशो है 5-4-3, इस रेशो में ये लोग बांट रहे हैं। आपसे बोला है कैलकुलेट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइस रेशो या गेनिंग रेशो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अच्छा 4 केसेस देके रखे हैं भाई, यदि इतना ये पूरा क्वेश्चन आता ना एग्जाम में तो ये आपका 4 नंबर का तो आता आराम से, है ना, 4-5 नंबर का ये क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि हर केस में अलग अलग चीज मांगी है। सिर्फ एक ही केस पूछते तो 2-3 नंबर का बन जाता, ठीक है। तो ये आपका 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन तो आराम से जाएगा ही जाएगा। तो चलो नंबर 1 केस देख लो। एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। अब देखो इनका एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, पुराने रेशो से अब ये न्यू रेशो की तरफ आ रहे हैं। तो इनका ओल्ड रेशो तो 5-4-1 देख के रखा है, 5-4-1 दिया है। आपसे बोला है, पहला केस दिया है, एक एक करके केस करेंगे, एक साथ सारे मत कर रहे हैं, एक एक करके। तो पहला केस क्या बोल रहा है कि यदि इन्होंने ओल्ड से न्यू एग्रीमेंट की तरफ ये लोग आ रहे हैं तो जो सी है वो 1/5 शेयर ले रहा है ए से, है ना, ए से 1/5 शेयर सी ले रहा है। तो मतलब ए का शेयर चेंज हो रहा है और सी का भी शेयर चेंज हो रहा है, बी का वहीं के वहीं है, बी कुछ नहीं कर रहा, वो चुपचाप बैठा है, ठीक है। सी ने ए से शेयर लिया है तो ए का बदलेगा, सी का भी बदलेगा। कितना? 1/5 लिया है। तो आ जाओ इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, आ जाओ इधर। तो सबसे पहले हम केस नंबर 1 कर रहे हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करेंगे, ए का जो शेयर है ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए बी और सी। चलो पहले ए को ही लेके चलते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए का शेयर कितना है, पहले देखो, पहला कितना है 5/10, है ना, पहले इसका शेयर कितना है 5/10 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या, कि इसका जो पहले का शेयर है वो है 5/10। अब इसने क्या बोला है क्वेश्चन ने, ये देखो कि जो सी है वो 1/5 ए से ले रहा है, तो मतलब उसका जो ए का शेयर होगा उसमें से 1/5 कहीं ना कहीं जा रहा है ना भाई। उसके ओल्ड में से 1/5 तो चला जाएगा क्योंकि वो सी को दे रहा है ना, ए जो है वो सी को 1/5 शेयर दे रहा है, तो ए के शेयर में से 1/5 चला जाएगा। तो माइनस कर दो, ये इसके शेयर में से 1/5 माइनस कर दो और बताओ कितना आएगा। तो इसको कह दिया हम कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 5 के टेबल में 5 और 10 दोनों आता है ना, 5 1 5, 5 2 10, इसलिए हम बड़ी डिजिट को एलसीएम मान लेते हैं। तो बड़ी डिजिट 10 है तो 10 को हमने एलसीएम ले लिया। 10 के टेबल में 10 1 टाइम्स और 1 5 5, माइनस 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स और 2 1 2, राइट। और माइनस कर दो तो हो जाएगा क्या 3/10, ये आ गया। ये इसका रेशो हो गया ए का, मतलब ए ने का पहले इतना था, उसमें से उसने 1/5 दे दिया तो उसको माइनस करके हमारा जो इसका रेशो है वो आ गया कितना 3/10। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। अब यदि मैं बी की बात करूं तो भाई बी का तो वही का वही है ना, बी का तो जो था पहले अभी भी उसका वही है, तो इसकी करने की तो जरूरत ही नहीं है ना। था कितना, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पहले 4/10 था तो हम लिख देते हैं कि जो बी है इसका कितना था 4/10 था और अभी इसका कुछ हुआ नहीं है चेंज, तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं। फिर है हमारे पास सी, तो सी का पहले कितना था 1/10 था, है ना, इनका जो पुराना रेशो था वो 5:4:1 था, तो सी का पहले 1/10 था। अब इसको 1/5 और मिल रहा है ना, 1/5 और मिल रहा है जो ए दे रहा है, ठीक है। ए का 1/5 हमने माइनस किया तो वो किसको मिल रहा है, सी को मिल रहा। तो भैया ऐड कर दो इसके में, पहले से इसके पास 1/10 था और अब इसको 1/5 और मिल रहा है, तो ऐड करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में 10 1 और 1 1 1 प्लस 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स और 2 1 2, इसका मतलब ये कितना हो गया 3/10 हो गया, राइट। कोई दिक्कत कोई समस्या, इसका आ गया कितना 3/10, तो दोनों का 3/10 आ गया, राइट। ये तो समझ गए ना कि ये इसके में से क्या हुआ है माइनस हुआ है और इसके में जाके ऐड हुआ है, क्लियर। चलो ये इसके में ऐड हुआ है, तो अब तीनों के रेशो कितने हो गए। यदि मैं तीनों के रेशो की बात करूं तो सब में 10 10 10, मतलब डेसिमल में सब में 10 10 10 है, सॉरी डेसिमल बोल रही हूँ, मतलब डिनोमिनेटर में सब में 10 10 10 है। तो मतलब कितना रेशो बन गया इनका 3:4:3, 3:4:3 जो है इनका रेशो बन गया, क्लियर। कैसा रेशो बन गया भाई, ये इनका आ गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो,
ये हमने निकाल लिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी भाई, किसी भी तरीके की कोई समस्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? सिंपल था ना, सिंपल इजी सा था। बस ये बोल रहा था कि ए ने अपना 1/5 शेयर क्या किया, अपने में से 1/5 इसको दे दिया, तो इसके में 1/5 माइनस कर दोगे तो इसका इतना बचा। बी का तो भाई एज इट इज ही है, कोई चेंज नहीं है। और 1 का पहले से इतना था, अब इसको इसका 1/5 और मिल गया, तो इसका टोटल 3/10 हो गया। इसलिए हमारा जो आंसर है 343 आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़े आप अगले क्वेश्चन, मतलब अगले केस पे। पहला केस हो गया। सेकंड केस बोल रहा है एज पर न्यू एग्रीमेंट, यदि न्यू एग्रीमेंट के हिसाब से देखें तो सी एक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। क्या मतलब हुआ इसका, समझे? कि सी को मिल तो रहा है कितना, 1/5 ही मिल रहा है, उससे ज्यादा नहीं मिल रहा। सी को एक्स्ट्रा, पहले इसका 1/10 था, उस पे से अब इसको 1/5 और मिल रहा है। लेकिन कौन दे रहा है, कौन दे रहा है? ए और बी दे रहे हैं इक्वली, बराबर दे रहे हैं। मतलब 1/5 का आधा ए दे रहा है, 1/5 का आधा बी दे रहा है। समझ रहे हो? ये मत सोचना कि 1/5 ए भी दे रहा है और 1/5 बी भी दे रहा है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि सी को एक्वायर हो रहा है कितना, 1/5 शेयर एक्वायर हो रहा है, बराबर इक्वली जो वो ए और बी से ले रहा है। मतलब 1/5 ही ले रहा है, लेकिन उसका आधा ए से और उसका आधा बी से ले रहा है ना? ठीक है, 1/5 का जो आधा होगा वो ए से लेगा और 1/5 का आधा वो बी से लेगा। तो कैसे निकालेंगे इसको? आ जाओ सेकंड पे आ जाओ। सेकंड केस ले लेते हैं हम, इसको हटा दूं। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, है ना? तो सेकंड केस क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लेंगे केस नंबर 2। ठीक है, तो केस नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो। सेक्रीफाइस निकालो पहले। सेक्रीफाइस कितना हो रहा है, ए का सेक्रीफाइस निकालो, ठीक है, और बी का सेक्रीफाइस। ए और बी, क्योंकि दोनों दे रहे हैं ना थोड़ा थोड़ा, किसको, सी को। दोनों क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सी को दे रहे हैं। तो निकालो भाई, दोनों का हम निकालेंगे सेक्रीफाइस। कितना आ जाएगा भाई, दोनों का सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे? दोनों ने कितना निकाला, या फिर मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ उसको कि जो हमारा पार्टनर है सी, वो क्या कर रहा है, ए से एक्वायर कर रहा है। तो सी एक्वायर फ्रॉम ए, है ना? सी ए से एक्वायर कर रहा है और सी एक्वायर कर रहा है फ्रॉम बी, बी से एक्वायर कर रहा है कितना, ये आपको बताना है। तो मैंने क्या बोला, 1/5 एक्वायर कर रहा है, लेकिन 1/5 का आधा। तो 1/5 का आधा कैसे निकालूंगी, 1/5 का आधा कैसे निकालेंगे, इंटू 1/2 कर दो। आधा निकालने तो 1/2 करते हैं ना, तो इसका आधा निकालेंगे तो इसका 1/2 करना पड़ेगा। सेम वही चीज यहाँ भी होगी, इससे आधा ले रहा है तो इसका भी 1/2 निकालना पड़ेगा। तो भैया निकाल दो, कितना निकलेगा जब हम इसका निकालेंगे आधा, तो कितना आ जाएगा, देखो 1/10 आ जाएगा, है ना? तो क्योंकि ये हो जाएगा 1 to 1 और ये 5 2 जा 10। तो मतलब क्या हो गया इसका मतलब समझे कि ये ले तो रहा है पूरा 1/5 शेयर ले रहा है, पर उसका आधा ए से ले लिया, आधा बी से ले लिया। मतलब 1/10 ए ने दे दिया, 1/10 इसका किसने दे दिया, बी ने दे दिया। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना रहेगा भाई, ए के में से ये माइनस करना पड़ेगा। ए का जो ओल्ड रेशो है, ओल्ड उसका जो रेशो है उसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो वो सी को दे रहा है और बी भी जो है वो भी सी को दे रहा है इसका इतना, तो बी के रेशो में से ये भी माइनस करना पड़ेगा। तो अब निकालेंगे न्यू रेशो। अब न्यू रेशो किसका निकालेंगे, ए का। तो ए का कितना हो जाएगा और बी का और सी का भी निकालेंगे, ठीक है? तो चलो आ जाओ, ए का कितना है, ओल्ड कितना दिया था इनका, देखो 5 4 और आई थिंक 1, ठीक है, 5:4:1 इनका ओल्ड दिया था। तो ए का ओल्ड कितना हो गया भाई, 5/10 हो गया, जिसमें से वो 1/10 दे रहा है तो भाई इसका -1/10 करना पड़ेगा। सिमिलरली जो बी है उसका पहले कितना था, 4/10, जिसमें से अब वो 1/10 सी को दे रहा है तो उसको माइनस करेंगे, राइट, उसको माइनस करेंगे। और अब सी का क्या होगा, सी का क्या होगा, सी का ओल्ड कितना था, पहले उसको 1/10 मिल रहा था, तो ये तो एज इट इज ही है 1/10, और अब इसको और मिल गया कितना, 1/5 मिला ना, टोटल इसको 1/5 मिला, तो इसके में ऐड हो जाएंगे 1/5 इसके ऐड हो जाएंगे, जिसका आधा 1/10 ए ने दिया और उसी 1/5 का आधा बी ने दिया। ठीक है, क्लियर हो गया, राइट? तो चलो सी एक्वायर
फ्रॉम बी। ठीक है, चलो तो इन दोनों को करेंगे, आप तीनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई मुझे जरा बता दो सॉल्व करके। तो देखो इसका अगेन हम एलसीएम लेंगे तो ये 10 एलसीएम आ जाएगा, और इसको क्या करेंगे 1 1 5 5, ठीक है, तो इसका माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसका माइनस करेंगे तो भाई 3/10, और इसको करेंगे हम ऐड तो इसका एलसीएम आएगा हमारा 10 आ जाएगा इसका एलसीएम। 10 के टेबल में 10 1 और 1 1 1 प्लस 5 2 और 2 1 2, मतलब ये हो जाएगा आपका 3/10, राइट। तो क्या यही आ रहा है क्या, सभी बता दो। ठीक है, ये आ गया इनका क्या, न्यू रेशो, इनका क्या आ गया ये न्यू रेशो। क्लियर, समझ में आ गया। तो भाई इनका न्यू रेशो कितना बन गया, मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ 4:3:3 बन गया, 4:3:3 बन गया न्यू रेशो। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या, न्यू रेशो। कोई दिक्कत, कोई समस्या, बताओ। समझ गए, तीनों का आ गया ए बी एंड सी। क्लियर, पक्का। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से, फिर अगला केस देखेंगे हम, राइट। अच्छा, अब ये तो हमने क्या बता दिया, इनका न्यू रेशो बता दिया। अब यदि मैं इसी क्वेश्चन में पूछूं कि सैक्रिफाइस कितना है, सैक्रिफाइस कितना है, तो आप कैसे बताओगे कि सैक्रिफाइस कितना है। भाई देखो सी को तो गेन हुआ है 1/5 का, सी ने तो कुछ सैक्रिफाइस किया नहीं, इसको तो गेन हुआ है, तो ये तो इसका 1/5 गेन हो गया। सैक्रिफाइस किसने किया, ए और बी ने। किस रेशो में किया, इन दोनों ने सैक्रिफाइस 1:1 के रेशो में। तो यदि मैं सैक्रिफाइस की बात करूं तो 1:1 ए और बी का क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस रेशो हो जाएगा। ठीक है, सैक्रिफाइस रेशो ऑफ ए एंड बी। क्लियर, 1/1, क्योंकि इन दोनों ने अपने में से 1/10 दिया, तो दोनों का 1:1 सैक्रिफाइस रेशो हो गया ए और बी का, और न्यू रेशो तीनों का ये हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम केस नंबर 3 पे आएंगे। आ जाए, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, तो फिर आ जाओ भाई केस नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। एज पर न्यू एग्रीमेंट ए बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। तो ये तो सिंपल है, ओल्ड रेशो हमें दिया है ये 5:4:1 जो है ओल्ड है, और जो न्यू रेशो है वो इक्वली है, तो ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे। तो कैसे करेंगे, आ जाओ भाई केस नंबर 3 ले लेते हैं। तो केस नंबर 3 के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ चलेंगे केस नंबर 3। क्या कहता है, ओल्ड रेशो कितना दिया है, ओल्ड रेशो कितना दिया है भाई 5:4:1 दिया है, और ये लोग क्या कह रहे हैं कि जो न्यू रेशो है वो 1:1 का रहेगा। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हम क्या करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू कर देते हैं, तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग पता लग जाता है। तो यहाँ पे वही करेंगे, ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं। तो ओल्ड कितना है पहले वाले का 5/10 है, ठीक है, तो 5/10 माइनस न्यू कितना है इनका 1/3, सॉल्व करो। फिर बी का कितना है 4/10 माइनस 1/3, अब इसे सॉल्व करो। फिर लास्ट वाले का है 1/10 माइनस 1/3, सॉल्व कर दो इनको। सॉल्व कर दोगे तो आपको बढ़िया तरीके में आंसर आ जाएगा, राइट। तो देखो एलसीएम ले लो भाई, 10 × 3 करेंगे 30 एलसीएम आ जाएगा भाई, 30 आ गया। अब 10 के टेबल में 30 3 टाइम्स में आता है, और 3 5 15 माइनस 3 के टेबल में 30 10 टाइम्स में आता है, और 10 1 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका 5/30 हो गया, राइट। सेम एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। फिर 10 के टेबल में 3 और 3 4 12, 3 के टेबल में 30 10 और 10 1 10, मतलब 2/30 हो गया। यहाँ पे भी सेम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम 30, 10 के टेबल में 33 और 3 1 3 माइनस करेंगे, और 3 के टेबल में 30 10 टाइम्स और 10 1 10। सही किया क्या मैंने, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, देखो 7 आएगा, है ना, 7/30 आएगा। और माय डियर स्टूडेंट माइनस कहाँ लगा है, बड़े डिजिट में, 10 में माइनस लगा है, तो यहाँ पे भी भाई माइनस हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है जो 10 है वो बड़ी डिजिट है, और बड़ी डिजिट का साइन हमें आंसर में भी लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से आंसर आ गया। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब मैंने आपको बताया है, स्टार्टिंग में बता दिया था कि जिसका माइनस में आता है वो हमारा गेनिंग पार्टनर होता है, और जिसका प्लस में आता है वो हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहलाता है, राइट। कोई दिक्कत कोई परेशानी,
ठीक है, तो ये हो गए दोनों सेक्रीफाइसिंग ऊपर के, क्योंकि इनका प्लस में आया, जिसका माइनस में आता है वो हमारा गेनिंग कहलाता है, गेनिंग पार्टनर। तो ये हो गए इनके रेशो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, हमने निकाल दिए। तो यदि हम इसको लिखेंगे किसमें, सेक्रीफाइसिंग, यदि मैं पूछूं कि इसमें से सेक्रीफाइसिंग किसने किया था, तो भाई इन दोनों ने किया था। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो यदि हम देखें तो कितना निकल जाएगा, देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो में यहाँ पे लिखती हूँ 5:, कितना है 3 है। ठीक है, तो 5:3 क्या आ गया हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ A एंड B। ठीक है, क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग पूछा था, तो कितना हो गया 5:3 आ गया, 5:2 है, अच्छा सॉरी मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, 5:2 किसका आ गया, A एंड B का। कोई दिक्कत कोई समस्या? राइट, आगे बढ़े आप। चलो, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो भाई पहले फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आ जाते हैं केस नंबर 4 पे। तो केस नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, एज पर न्यू एग्रीमेंट C एक्वायर 1/3 शेयर ऑफ A एंड 1/2 शेयर ऑफ B। अब ऑफ में और फ्रॉम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो पहले केस में मैंने पढ़ाया था फ्रॉम ए। फ्रॉम ए में क्या कर रहे थे, ए के शेयर में से उतना हम माइनस करते थे। समझ रहे हो आप? देखो मैं थोड़ा बढ़िया तरीके से बताती हूँ। पहले केस में क्या किया था, इसमें लिखा था फ्रॉम और ऑफ। ये ना बहुत कंफ्यूज वाली कंडीशन होती है। कहाँ गया भैया वो ऑफ, ये रहा ऑफ बी और ऑफ ए, और ये है फ्रॉम ए। ये फ्रॉम और ऑफ में बच्चे बड़े फिसलते हैं, आपको फिसलना नहीं है। देखो यहाँ पे दिया था 1/5 फ्रॉम ए, तो ए का शेयर कितना था, देखो 5/10 था ए का शेयर। जब फ्रॉम ए बोलता है इसका मतलब सीधा सीधा इसके शेयर में से वो माइनस होगा, सीधा सीधा शेयर में से माइनस होगा। लेकिन यहाँ पे बोला है 1/10 ऑफ ए। 1/10 ऑफ ए मतलब क्या होता है कि जो ए का शेयर होगा, ए का शेयर भाई 5/10 है, तो आपसे बोला है 1/10 लेना है किसका, इसके शेयर में से 1/10 नहीं लेना है, इसके शेयर का 1/10 लेना है। समझ रहे हो आप, शब्द देख रहे हो इधर, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। यहाँ पे इसके में से 1/10 नहीं लेना है, ए के शेयर में से 1/10 नहीं लेना है, बल्कि ए के शेयर का 1/10 लेना है। तो इसके शेयर का 1/10 कैसे लेंगे, इसके शेयर का 1/10 लेंगे तो इनटू करेंगे ना, क्योंकि हमें इसके शेयर का 1/10 चाहिए। तो इसके शेयर का 1/10 निकालने के लिए इसको इनटू करना पड़ेगा। ये माइनर डिफरेंस है, बस समझ रहे हो, ये माइनर डिफरेंस है किसका, बस पूरा जो खेल है आपका वो ये साइन का है। यहाँ माइनस करना है और यहाँ इनटू करना है, बस समझ गए। अगर फ्रॉम दिया हो कि उसके शेयर का आपको 1/5 लेना है, फ्रॉम ए शेयर, फ्रॉम दिया है तो माइनस करना होता है उसके शेयर में से। लेकिन यदि ऑफ दिया है तो मतलब उसके शेयर का लेना है, उसके शेयर में से नहीं लेना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, शेयर में से लेते हैं, शेयर में से, है ना, शेयर में से हम लेते हैं। और यहाँ पे शेयर का लेते हैं, शेयर का हमको शेयर लेना होता है, शेयर का रेशो। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, शेयर का रेशो निकालते हैं। तो इसका शेयर 1/10 है, जिसका हमें 1/10 निकालना है। जब वो 1/10 निकल जाएगा उसके बाद वो उसके शेयर में से माइनस करेंगे। समझ रहे हो, ये वाली प्रोसेस थोड़ी सी हल्की सी लंबी है, डिफिकल्ट नहीं है पर थोड़ी लंबी है। यहाँ तो डायरेक्टली आपने माइनस कर दिया, बराबर में जो भी आया, जो भी आपका XYZ जो भी आया उसको आपने कंसीडर कर लिया। परंतु यहाँ पे थोड़ी लंबी प्रोसेस क्या हो जाएगी कि जब आप इसका 1/10 निकालोगे, जो भी आएगा, सपोज x आया, और अब ये जो x आया इसको दोबारा फिर अब इसमें से माइनस करोगे, इसके शेयर में से, दैट इज 5/10 में से माइनस करोगे इसको। क्लियर करके दिखाऊं, थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकली बता दिया, अब इसको मैं करके दिखाती हूँ। तो बोल क्या रहा है कि ए, अच्छा ये वाला है, ओके। तो C एक्वायर कर रहा है 1/10 किससे, A से, है ना, A के शेयर का 1/10 कर रहा है, और जो B है उसके शेयर में से 1/2 क्या कर रहा है, ये एक्वायर कर रहा है। इसका मतलब, चलो यहाँ पे आ जाओ, केस नंबर 4। ठीक है, केस नंबर 4 हम लेके चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा कि A ने कितना सेक्रीफाइस किया, A ने बेचारे ने कितना सेक्रीफाइस किया और B ने कितना सेक्रीफाइस किया। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे कि इनका जो रेशो है कितना है, मैं लिख देती हूँ 5:4:1 इनका रेशो है। तो देखो इसका रेशो है भाई, पहले का
5/10 और इसका है 4/10, ये तो पता है, ये तो क्लियर है ना। हमें बोला है कि इसने क्या किया है, जो C है इसने A से इसके शेयर का 1/10 लिया है। देखो यही लिया, एक बार चेक कर लूं, हाँ 1/10 और इससे 1/2 लिया है। तो इसके शेयर का पहले तो भाई 1/10 निकालो, तो निकाल दो, और इसके शेयर का 1/2 निकालो। चलो दोनों को निकालेंगे तो ये कितना आ रहा है, देखो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10, और इसको करेंगे तो ये आपका इंटू करना है, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। और इसको करेंगे तो डायरेक्टली, अच्छा डायरेक्टली हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 2 जा ये हो जाएगा आपका 20, और ये 4 1 जा 4 हो जाएगा, और इसका 10 10 जा 100 हो जाएगा, और ये 5 1 जा 5, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करना था, प्लस माइनस होता है जब एलसीएम लेते हैं, ठीक है। इंटू दिया है तो डायरेक्टली हमने इंटू कर दिया, तो ये आ गया इनका सेक्रीफाइस कि भाई ए ने कितना सेक्रीफाइस किया और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया। तो समझ गए कितना किया, ए ने अपना 1/100 सॉरी 5/100 5/100 इसने सेक्रीफाइस किया, और बी ने 4/20 सेक्रीफाइस किया। समझ गए। अब इनका ये तो आ गया पार्ट कि मतलब 5/10 का 1/10 जब हमने निकाला तो इतना इन्होंने सेक्रीफाइस किया। अब क्या करो, इनके रेशो में से इतना माइनस हो जाएगा, तो अब उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ए जो है हमारा ए वाला और बी एंड सी, चलो तीनों का कर लेंगे। तो पहले ए का कितना था 5/10, अब उसमें से वो सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 5/100 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये माइनस होगा, 5/100 माइनस होगा, इसे कैलकुलेट करो। बी का कितना है 4/10, जिसमें से वो सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 4/20 सेक्रीफाइस कर रहा है। इस तरीके से निकालेंगे, फिर हमारा आंसर आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, राइट। तो सॉल्व कर दो इसे, सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा। चलो तो पहले एलसीएम ले ले। अब देखो 10 के टेबल में और 10 के टेबल में 10 भी आता है और 100 भी आता है, दोनों आते हैं, तो बड़ी डिजिट ले लेंगे 100, तो 100 इसका एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद 10 के टेबल में 100 10 टाइम्स आता है और 10 5 जा 50 होता है, माइनस 100 के टेबल में 100 1 टाइम्स आता है और 1 5 जा 5 होता है, तो माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 45/100 आ रहा है, ठीक है 45/100। फिर उसके बाद यहाँ एलसीएम ले लो, तो अगेन यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो भाई कितना आएगा, 10 के टेबल में 10 और 20 दोनों आता है, तो बड़ी डिजिट है 20, तो 20 को एलसीएम मान लेंगे। 10 में 20 2 टाइम्स में आता है और 2 4 जा 8 होता है, माइनस 20 के टेबल में 20 1 टाइम्स आता है और 1 4 जा 4 होता है, और इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 4/20 आ रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये बी का शेयर आ गया। अब मुझे सी का निकालना है, तो कैसे निकालूंगी, सी का ओल्ड कितना है, देखो 1/10 है। अब देखो सी ने तो कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया, सी को तो मिला है, किससे मिला है, ए और बी से। कितना कितना मिला है, तो भाई एक तो ये मिला है और एक ये मिला है, क्योंकि इन्होंने ये सेक्रीफाइस किया तो ये सेक्रीफाइस करके इसके पास आ जाएगा, इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया तो इसके पास गेन हो गया। कितने का हो गया, देखो प्लस हो जाएगा, ठीक है 5/100 इसका प्लस हो जाएगा, जो इसको ए ने दिया, और जो इसको बी ने 4/20 दिया, ये इसका ऐड हो जाएगा। कर दो अब इसको ऐड। सबसे पहले एलसीएम लो, कैसे लेंगे एलसीएम, देखो 10 के टेबल में 10 100 और 20 सब कुछ आता है ना, आता है ना, तो बड़ी डिजिट ले लो 100 एलसीएम के लिए, तो भाई हमने ले ली 100। अब इसका एलसीएम कैसे लोगे, देखो 10 के टेबल में 10 के टेबल में 100 कितने टाइम्स में आता है 10 टाइम्स में, और 10 1 जा 10 हो जाएगा, प्लस 100 के टेबल में चलो कोई बात नहीं, 100 के टेबल में 100 1 टाइम्स में आएगा और 1 5 जा 5 हो जाएगा, प्लस 4 के टेबल में कहाँ गया भाई, 20 के टेबल में 100 कितने टाइम्स में आता है 5 टाइम्स में आता है ना, 25 जा 100, ठीक है, और 5 4 जा कितना हो जाएगा आपका, 5 4 जा हो जाएगा आपका 20। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कर दो तीनों को ऐड फटाफट से, तीनों को ऐड कर देंगे अपॉन 100, तो कितना आ रहा है भाई, तीनों को ऐड करेंगे 35 है ना, तो ये हो गया आपका 35/100। कोई दिक्कत कोई समस्या, पक्का समझ आ गया। अब देखो अब गड़बड़ कहाँ होती है, हम इसको रेशो नहीं मान सकते, क्योंकि जो डिनोमिनेटर होता है वो इक्वल होना चाहिए, डिनोमिनेटर तीनों का सेम होना चाहिए। तो भाई इसका तो डिनोमिनेटर तो सेम है 100, इसका भी सेम है, पर इसका नहीं है, तो इसका सेम करना पड़ेगा, इसको 100 पे लाना पड़ेगा। तो इसको 100 पे लाने के लिए क्या कर दो, इंटू 5 कर दें, आ जाएगा 100 पे, क्योंकि 20 × 5 100 होता है, तो दोनों साइड करना पड़ेगा, एक ही साइड नहीं करते, दोनों साइड करेंगे। तो करो, कितना आएगा, बराबर लाने के लिए करेंगे तो
कितना हो जाएगा, देखो 25 सा हो जाएगा ये 100 और 4 5 सा हो जाएगा 20। तो अब देखो तीनों के डिनोमिनेटर 100 100 100 हो गए, तीनों के बराबर हो गए, तो मतलब जो रेशो निकल के आया वो कितना निकला, 45:20:35। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये आ गया क्या हमारा न्यू रेशो। ठीक है, ये आ गया हमारा न्यू रेशो। और यदि मैं सेक्रीफाइसिंग पूछूं तो सेक्रीफाइसिंग कितना है, 5/4 है। ठीक है, दोनों ने कितना, ए और बी का यदि सेक्रीफाइस बोलूं तो वो कितना है, 5/4। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ गए सभी। ठीक है, अच्छा चाहे तो आप इसको और शॉर्ट भी कर सकते हैं, है ना, इसको हम और भी शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे, 5 के टेबल से शॉर्ट कर सकते हैं ना। देखो 5 के टेबल में आता है ये, कैसे करेंगे, देखो 5 9 45, 5 4 20 और 5 7 35, हो गया शॉर्ट। तो इस तरीके से शॉर्ट करके भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ठीक है, सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्लियर। तो ये आ गया क्या हमारा न्यू रेशो। ठीक है, ये तो हमारा न्यू रेशो आ गया, राइट। चलो, तो यहां तक सबको समझ आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, राइट। और यदि आपसे पूछा सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस यदि पूछेंगे कि सेक्रीफाइस कितना है, तो भाई देखो सेक्रीफाइस के लिए क्या करना पड़ेगा, ये है सेक्रीफाइस दोनों का 5/4, लेकिन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 100 है, यहाँ डिनोमिनेटर 20 है, दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए अगेन इंटू क्या करना पड़ेगा, 5/5 का इंटू करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 20 में 5 का इंटू करेंगे तो भाई 100 हो जाएगा, अपॉन 4 5 20 हो जाएगा, राइट। तो इस वजह से जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे अच्छा यहीं पे बताती हूँ। सेक्रीफाइसिंग जो रेशियो है किसका भाई, ए और बी का, क्योंकि ए और बी ने ही किया है। तो ए एंड बी का जो सेक्रीफाइसिंग है वो कितना आ गया, 5 and 20। तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वैसे तो कितना है, देखो 5/20 है ना। इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, 5 1 5, 5 4 20। तो इस तरीके से जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो 1:4 आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो ये आ गए हमारे आंसर, एक ये है, ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा, करेक्ट। सेक्रीफाइसिंग भी आ गया, न्यू रेशियो भी आ गया, भाई न्यू ये है। ठीक है, क्लियर। चलो ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है। डन, ले लिया सभी ने, आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये बढ़िया सा क्वेश्चन था जिससे आपको मस्त सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग और न्यू सब कुछ निकालना सीख चुके हो। क्लियर, तो फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ओम एंड शिव आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, भाई न्यू रेशियो आ गया। ठीक है, अब 1 अप्रैल को क्या बोल रहे हैं ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो अ डेबिट बैलेंस ऑफ 1 लाख रुपीज। अच्छा, एक डेबिट बैलेंस इनके पास आया है, कितने का, डेबिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट। ठीक है, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आया, आपसे बोला आपको जनरल एंट्री करनी है। तो भाई देखो प्रॉफिट है ना, कितना, देखो डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस में, यदि डेबिट बैलेंस होता है तो इसका क्या मतलब है कि ये क्या है, ये प्रॉफिट है। और मैंने क्या बताया, पुराना प्रॉफिट है, आप ओल्ड से न्यू की तरफ आ रहे हो। पुराना प्रॉफिट है तो पहले ओल्ड रेशियो में बांटो पार्टनर्स में, तो ओल्ड रेशियो में बांट दो इसको, यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। तो कितना प्रॉफिट है, देखो 1 लाख, तो ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। तो यदि मैं बात करूं 1 लाख रुपए है, ओल्ड रेशो कौन सा है, देखो ये है ओल्ड और ये है न्यू। तो हमें न्यू को तो देखना ही नहीं है, क्योंकि पुराना प्रॉफिट है, पुराने रेशो में बटेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/5, कैलकुलेट करो। फिर बी को कितना मिलेगा, बी को 1 लाख का मिलेगा 1/5 शेयर, कैलकुलेट कर लो, फटाफट से इनकी वैल्यूज निकाल दो। कितनी आएगी इसकी वैल्यू, पहले वाले की, आप इसको करोगे इनटू, तो ये आ जाएगा आपका 80,000। ठीक है, और ये कितना आएगा, देखो 5 से कटेगा, 5 2 10, मतलब 20,000 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 20,000। तो हमने बांट दिया प्रॉफिट। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्री करनी है, क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछी है, तो जर्नल एंट्री कैसे होगी भाई, जर्नल एंट्री क्या होगा, दोनों पार्टनर्स को ये प्रॉफिट मिल रहा है, तो पार्टनर्स कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड जाएंगे, राइट। तो पार्टनर्स कौन कौन है, ओम एंड शिव। तो ओम एंड शिव को हम क्या करेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो चलिए लिख देते हैं, ओम कैपिटल अकाउंट, शिव कैपिटल अकाउंट,
शिफ्ट कैपिटल अकाउंट क्या होगा, दोनों डेबिट हो जाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। क्या हो गया, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का है लॉस, ठीक है, कितने का है लॉस, अच्छा ये लॉस था 1 लाख रुपए, ये लॉस था, डेबिट बैलेंस बोला था, तो भाई डेबिट बैलेंस मतलब लॉस होता है, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट होता है। यदि क्रेडिट बैलेंस रहता है क्वेश्चन में तो क्रेडिट मतलब प्रॉफिट होता है ना, और डेबिट बैलेंस बोला है तो ये लॉस है, राइट, ये लॉस है, ठीक है, तो ये लॉस है। पार्टनर्स को क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि लॉस रहता है तो मैंने क्या बताया था, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, और यदि प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड पे जाता है, राइट। तो ये डेबिट बैलेंस था इसलिए लॉस है, और लॉस कहाँ जाता है, हमेशा क्रेडिट साइड पे। चलो तो अमाउंट कितना आ जाएगा भाई, अमाउंट कितना है 80-20, ठीक है, 80,000, 20,000, टोटल लॉस कितने का था, 1 लाख रुपए का। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये हो गई क्या आपकी जनरल एंट्री, करेक्ट। किस रेशो में करा हमने प्रॉफिट, 4:1 के, सॉरी नॉट प्रॉफिट, लॉस, कितने रेशो, किस रेशो में हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया, 4:1 के रेशो में। तो आप नीचे नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। क्लियर, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। डन, ले लिया सभी ने, पक्का, हटा दूं इसको। चलो तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा पार्ट था, पार्ट 1, यहाँ पे हमने क्या क्या किया, क्या क्या डिस्कस किया, आधे कॉन्सेप्ट हमारे हो चुके हैं, इस 3rd चैप्टर के आधे कॉन्सेप्ट कर लिए, और कुछ क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस भी करी। तो जहां तक मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वहां तक की हमने प्रैक्टिस कर ली है। अब क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में आपको दोबारा जुड़ना है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में मैं रिमेनिंग पार्ट्स कराऊंगा, सॉरी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी आपको। जो बचे हुए टॉपिक्स है आपके रिमेनिंग टॉपिक्स, वो आपके पार्ट 2 में कवर कराऊंगी, और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगी। जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हैं वो मैं आपको पार्ट 2 में भी सॉल्व कराऊंगी। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ से जाके फटाफट से क्या करना है, पार्ट 2 में भी जुड़ जाना है, राइट। तो वहां पे हम रिमेनिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो एज यू नो डियर स्टूडेंट्स कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। इंग्लिश मीडियम की बात करूँ तो केजी से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, और यदि हिंदी मीडियम की बात करूँ तो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई के साथ अदर स्टेट बोर्ड को कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, क्रैश कोर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। ई बुक्स या नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोर्सेज देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या फिर डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी कोर्सेज देख सकते हो। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जाते जाते ये जो आपके लिए एकदम रैपिड फायर रिवीजन लेकर आई थी पार्ट 1, इसको लाइक शेयर जरूर कर देना, और अगले पार्ट में भी जुड़ जाना, क्योंकि सारे टॉपिक यदि पढ़ने हैं, पूरा चैप्टर पढ़ना है, तो आधा अभी नेक्स्ट पार्ट में भी आएगा, उसको भी देख लेना। तो डियर स्टूडेंट्स लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।